एनसीईआरटी सीरीज बाय यूपीएससी विद लवीशा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को, जिसके अंदर आपको स्टोरी मिलेगी मॉडर्न हिस्ट्री की। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले आपका कंटेंट शीट है, 10 चैप्टर्स आपके। फर्स्ट चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर, और लास्ट चैप्टर है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका हाउ, व्हेन एंड वेयर। इस टॉपिक के अंदर क्या है कि बेसिक चीजें बता रखे, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के बारे में, फिर सोर्सेस क्या हैं जिनसे कि हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अब देखो, नॉर्मली मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि नॉर्मली हम जो मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन लेते हैं वो लेते हैं 1707 से लेकर 1947 तक। 1707 के अंदर औरंगजेब की डेथ हुई थी, 1947 के अंदर हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। 1947 के बाद की जो हिस्ट्री होती है उसको हम आफ्टर इंडिपेंडेंस बोल देते हैं या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस बोल देते हैं। अब एक टॉपिक ऐसा होता है, सिर्फ आपका एक टॉपिक ऐसा है, टॉपिक क्या है? अराइवल ऑफ यूरोपियंस। इंडिया के अंदर क्या था कि काफी सारी कंपनीज थी, डच कंपनी थी, डेन्स थी, फ्रेंच थी, और साथ में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स थे। ये सारी कंपनी जो थी अलग अलग टाइम पीरियड पर इंडिया के अंदर आई और सभी ने इंडिया के अंदर सेटल होना चाहा, ट्रेड करना चाहा, रूल करना चाहा। अब ये एक टॉपिक ऐसा है कि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम देखें तो आपको ये टॉपिक मिलेगा, सिंपल सी बात है, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर। लेकिन क्योंकि इस टॉपिक से सारी चीजें रिलेट करती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की, क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स आए, उनकी स्टोरी कैसे उन्होंने चीजों को टेक ओवर किया, वो सारी चीजें हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से लिंक करती हैं। इसलिए हम इस टॉपिक को कहाँ स्टडी करते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। अब चलते हैं हमारे इस पार्ट पर, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 1817 के अंदर जेम्स मिल, जो क्या थे, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसफर थे, उन्होंने पब्लिश किया, क्या पब्लिश, द मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क पब्लिश किया, जिसके अंदर नाम क्या था? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उनके अंदर उन्होंने क्या किया? इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोपियन। ये क्या था? जेम्स मिल का थॉट प्रोसेस था कि जितनी भी एशियन, नॉट ओनली इंडिया, जितनी भी एशियन सोसाइटी हैं वो सिविलाइजेशन के मामले में यूरोप से लोअर लेवल के ऊपर है। अब देखो बात क्या है ना, ये टाइम पीरियड कौन सा था? 1817 का टाइम पीरियड था जब जेम्स मिल ऐसा सोचते हैं। जब 1921 के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला, जब ये सारी थ्योरीज फेल हो गई। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि हमारी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो बहुत ज्यादा एडवांस थी। According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. Religious intolerance, caste taboos and superstitions practice dominated social life. ये उन्होंने बोला कि हिंदू और मुस्लिम जो थे वो एक डेस्पोट की तरह कंट्री को रूल कर रहे थे। जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर नहीं आए थे, इंडिया के अंदर क्या था? रिलीजन्स को लेकर इंटॉलरेंस थी, कास्ट से रिलेटेड चीजें थी, बहुत सारा अंधविश्वास फैला हुआ था। एंड ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया, और मिल ऐसा सोचते थे कि ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश ही इंडिया को सिविलाइज कर सकते हैं। टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस, और इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है यूरोपियन मैनर्स को इंट्रोड्यूस करना, आर्ट्स को इंट्रोड्यूस करना, इंस्टीट्यूशन एंड लॉज को इंट्रोड्यूस करना। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कंक्वायर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर दैट enlightenment and happiness of the Indian people, for India was not capable of progress without British help. ये थॉट प्रोसेस किसका था? जेम्स मिल का एक थॉट प्रोसेस था कि इंडिया प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता विदाउट ब्रिटिश हेल्प। अब इस चीज के ऊपर आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर रूल नहीं किया होता तो क्या हमारा इंडिया प्रोग्रेस करता? तो क्यों, कैसे करता? और अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता? इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल represented all the forces of progress and civilization. The period before British rule was one of darkness. तो ये हमने किसका थॉट देखा? जेम्स मिल का जो थॉट था इंडिया को लेकर। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, एक आपका एंशिएंट, फिर मेडिवल, फिर देन मॉडर्न। इट इज अ periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all forces of modernity: science, reason, democracy, liberty, and equality. Medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. Many historians refer to modern period as colonial. क्यों? क्योंकि इस टाइम पर पूरे वर्ल्ड के अंदर ही चीजें क्या चल रही थी? इंपेरियलिज्म और कॉलोनिज्म
चल रहा था। अब देखते हैं कोलोनाइजेशन क्या है। When the subjugation of one country by another leads to political, economic, social and cultural changes, it is referred as the process of colonization. कि एक कंट्री किसी और कंट्री के अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल सभी चेंजेस के अंदर लीड कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलोनाइजेशन। अब है सोर्सेज टू फाइंड डिटेल्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। पहले हैं एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता था, वो रिकॉर्ड्स हैं, कुछ एक्ट ऑफ राइटिंग है उनसे। उसके अलावा क्या है, preservation of records. The British also felt that all important documents and letters need to be carefully preserved, so they set up record norms attached to all the administration institution, the village तहसीलदार ऑफिस, the collectorate, the commissioner's office, सभी के रिकॉर्ड्स उनके पास होते थे। एक तो ये तरीका हो गया। उसके अलावा क्या है, कॉपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, ये भी इसी का पार्ट आ गया। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th century these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists। तो एक तरीका ये हो गया। फिर एक तरीका है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानने का, सर्वे। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग आल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो बिलीव करते थे दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नॉन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड। उन्होंने पूरे कंट्री का सर्वे इसलिए किया क्योंकि वो मानते थे एक कंट्री के ऊपर रूल करने से पहले उस कंट्री का मैप, उस कंट्री की लोकेशंस, हर चीज़ की आपके पास बेसिक डिटेल होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने सारी चीज़ों का सर्वे किया, लैंड सर्वे, सॉयल सर्वे, रिलेटेड टू एनिमल्स, रिलेटेड टू प्लांट्स, रिलेटेड टू पॉपुलेशन, एवरीथिंग। उसके अलावा अदर सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, डायरीज ऑफ पीपल, जो बड़े बड़े रिफॉर्मर्स थे वो डायरीज लिखते थे। अकाउंट्स हो सकते हैं पिलग्रिम्स के, ट्रैवलर्स के, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जैसे महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। पॉपुलर बुकलेट्स हैं, काफ़ी न्यूज़पेपर्स हैं जो पॉपुलर लीडर्स पब्लिश करते थे, और लीडर्स और रिफॉर्मर्स की पोएम्स हैं, काफ़ी नॉवलिस्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से हमें पता चलता है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, James Renner was asked by Robert Clive to produce maps of Hindustan. An enthusiastic supporter of British conquest of India, Renner saw preparation of maps as essential to the process of domination। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। उसके अलावा यहाँ क्या बताया, वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे 1773 के अंदर। लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे, लास्ट वाइसरॉय थे इंडिया के। द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया came in the 1920s। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। कैसे कंपनी ने ट्रेड से लेकर टेरिटरी तक अपने आप को बनाया। सबसे पहले यहाँ पर कंटेक्स्ट दे रखा है औरंगजेब की डेथ 1707, जिसके बाद क्या हुआ कि जो दिल्ली था वो एक इफेक्टिव सेंटर नहीं रहा इंडिया के अंदर रूल करने का। फिर यहाँ पर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस बताया। सबसे पहले इंडिया के अंदर कौन सी यूरोपियंस आए थे, पोर्तुगीज आए थे सबसे पहले। पोर्तुगीज में सी रूट किसने डिस्कवर किया था इंडिया के लिए, वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था, 1498 के अंदर किया था। उसके बाद उन्होंने वेस्टर्न कोस्ट जो हमारे इंडिया का वहां पर अपनी प्रेजेंस बनाई। उसके बाद देखो जब हम एडवांस में पढ़ते हैं हम ये भी देखते हैं कि काफी सारे गवर्नर्स थे जो पोर्तुगीज से आए, उन्होंने इंडिया के अंदर काफी चीजों को कंक्वायर भी किया। इवन गोवा के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस भी पोर्तुगीज का कंट्रोल रहा कुछ टाइम तक। वो सारी चीजें हैं वो ब्रीफ वाली बुक्स के अंदर देखेंगे, यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर इतना ही गिवन है। फिर डच थे, वो भी इंडिया के अंदर कब आए, बाय द अर्ली 17th सेंचुरी आए। द डच हु वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन इंडियन ओशन, वो भी किस पर्सपेक्टिव से है, ट्रेड की पॉसिबिलिटीज है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन रहे, इंग्लिश रहे। क्यों, क्योंकि इन्होंने हम पर रूल किया। कब आए थे, 1600 में आए। द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर, किनसे, from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East. This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company. With this charter क्या हुआ, the company could venture across the oceans looking for new lands from which it could buy goods at a cheaper price and carry them back to Europe to sell at higher prices. The company did not have to fear competition from other English trading companies. Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheaper and sell there. The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern market. तो सिंपल सी बात है, अब ईस्ट के अंदर इंग्लैंड की तो कोई और कंपनी रूल नहीं करेगी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी, बट अदर यूरोपियन कंपनीज भी ईस्ट की तरफ आ सकते हैं। इसीलिए सभी
टाइम टू टाइम इंडिया के अंदर आए, कुछ रूल कर पाए, कुछ कुछ जगह पर सेटल हुए, कुछ कहीं पर भी सेटल नहीं हो पाए, सबकी अपनी अपनी स्टोरी रही। लेकिन सबसे मोस्ट सक्सेसफुल कौन रहे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही। सबसे लास्ट में जो इंडिया के अंदर कंपनी आई थी वो थी आपकी फ्रेंच। French were the last European to come to India with the purpose of trade, conflict among trading powers. The problem was that all the companies were interested in buying the same things, the fine qualities of, अब सभी कंपनीज को सेम चीज चाहिए थी। किस चीज की डिमांड थी उस टाइम पर? फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया, इसकी बहुत बड़ी मार्केट थी यूरोप के अंदर। उसके अलावा पेपर, क्लोव्स, कार्डेमन, सिनेमम, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिमांड के अंदर थे। अब competition among the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased and this reduce the profit that could be earned. अब चीजों की डिमांड बढ़ रही है तो उनके प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगे तो प्रॉफिट वहां पर कम होगा। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश वाज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कंपटीटर्स। तो इस टाइम पर क्या होगा? प्राइसेस ज्यादा ना बढ़े, आप क्या कर सकते हो? आप और कंपनीज को एलिमिनेट करने की कोशिश करो ताकि सिर्फ आप मार्केट में बचोगे, तो आपको वो चीजें चीपर प्राइस के ऊपर मिलेंगी। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपनीज को क्या है, सिंपल सी बात है, एलिमिनेट किया गया। जैसे कि अगर हम बात करें फ्रेंच की और ईस्ट इंडिया कंपनी की, इन दोनों के बीच में 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर, थर्ड कार्नेटिक वॉर। कार्नेटिक एक जगह का नाम है हैदराबाद के पास उस टाइम पीरियड पर। तो कार्नेटिक एक जगह का नाम था। वहां पर तीनों के क्लैशेस हुए, 3 बार अलग अलग बहाने से आपस में दोनों पावर्स के क्लैशेस हुए। लास्ट का रिजल्ट क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और फ्रेंच जो है उनकी पावर लिमिट हो गई। ठीक है, इसी तरह जो डेन्स आए थे एक इंडिया के अंदर, कुछ टाइम के बाद वो चले गए। डच थे, डच के साथ भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लैश हुआ, जिसके अंदर जीता कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पोर्तुगीज के साथ भी क्लैश हुआ, जिसमें जीता कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सभी कंपनीज को एलिमिनेट कर दिया और फिर बाद में जाकर क्या हुआ, वो अकेले इंडिया के अंदर रूल करने के लिए बच गए। अब यहाँ पर बंगाल की स्टोरी मेंशन है, बंगाल की स्टोरी को देखते हैं। जितना यहाँ मेंशन उतना ही देखेंगे क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी है। ट्रेड इन बंगाल। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो थी वो सेटअप हुई कहाँ पर? हुगली रिवर के बैंक पर in 1651. This was the base from which the company's trader, known at that time as factors, operated. The factory had a warehouse where goods for export were stored and it had officers where company officially set. As trade expand हुआ तो कंपनी ने क्या किया? मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को परसुएड किया और कहा कि आप फैक्ट्री के नियर अबाउट ही सेटल हो जाओ। 1696 तक क्या हुआ? उन्होंने सेटलमेंट के अराउंड ही फोर्ट को बनाना स्टार्ट किया। 2 years later क्या हुआ? It bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी rights over 3 villages. Out of these was Calicut, which later grew into the city of Calcutta, और अब हम उसको कहते हैं कोलकाता। अब फरमान ऑफ औरंगजेब। It also persuaded the Mughal emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company right to trade duty free. उसके बाद क्या हुआ? कंपनी जो है कंटिन्यूसली ट्राइड करती रही और पोजेशन मिलने के लिए उनको और प्रिविलेजेस मिलते रहे। औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, उसके अलावा कुछ नहीं। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सेप्टेड टू पे ड्यूटी, दिस दे रिफ्यूज टू पे, कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। ट्रेड लेड टू बैटल्स। अब ट्रेड जो थे वो बैटल्स तक कैसे पहुंचे? अब क्या हुआ मैं बताती हूँ यहाँ पर क्या हुआ। औरंगजेब की डेथ हो गई। उसके बाद क्या हुआ? औरंगजेब की डेथ होने के बाद कुछ टाइम के बाद मुर्शिद कुली खान नाम से एक नोबल था, कहाँ था? मुगल एम्पायर के अंदर। अब वो वहां पर परेशान हो चुका था, इसलिए वो बंगाल की तरफ आया। उसने बंगाल को मुगल एम्पायर से अलग किया और बंगाल के ऊपर इंडिपेंडेंट होकर रूल करना शुरू किया। अब जब तक मुर्शिद कुली खान रूल कर रहा था, जब तक चीजें सही है। मुर्शिद कुली खान के बाद थोड़े से टाइम पीरियड के लिए कुछ और रूलर्स आए, नवाब्स आए। उसके बाद रूल किया अलावर्दी खान ने। अलावर्दी खान ने रूल किया, पर अलावर्दी खान की क्या हुआ? 1756 के अंदर डेथ हो गई। अब अलावर्दी खान की डेथ के बाद ना बंगाल के अंदर 2 कैंडिडेट थे जो नवाब बनना चाहते थे, रूलर बनना चाहते थे। एक थी अलावर्दी खान की खुद की डॉटर जिसका नाम था घसीटी बेगम, दूसरे थे उनके ग्रैंडसन जिसका नाम था सिराजू दौला। अब दोनों के बीच में क्लैश हुआ। अब क्लैश के बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या बड़े बड़े उस टाइम पर जो बंगाल के अंदर मर्चेंट्स हुआ करते थे, जिसमें से एक जगत सेठ फैमिली होती थी, उन सभी ने क्या किया? उन सभी ने सपोर्ट किया घसीटी बेगम को। तो लेकिन जीते कौन? सिराजू दौला। उसके बाद क्या हुआ? सिराजू दौला ने कंपनी के अकॉर्डिंग ना काम नहीं किया। इस पूरी स्टोरी को गो थ्रू कर लेना, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। जो सिराजू दौला थे उसने कंपनी के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, वो बंगाल की भलाई
चाहते थे, वो बंगाल के अंदर प्रॉस्पेरिटी चाहते थे। इसीलिए ये चीज़ कंपनी को पसंद नहीं आई, और कंपनी को जब सिराजुद्दौला ने बोला कि आप अपनी जो आर्म्स हैं, जो आपका फोर्ट है, उससे नीचे कर लीजिए, कंपनी ने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। और शॉर्ट में कहें तो कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने उनकी बात को नहीं माना। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि कुछ कम नियर अबाउट आपके 126 ऑफिशियल्स थे, कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उनको एक कंजेस्टेड रूम के अंदर बंद कर दिया। अब उस कंजेस्टेड रूम के अंदर जब बंद किया तो सफोकेशन से मैक्सिममली सभी जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उनकी डेथ हो गई। नियर अबाउट आई थिंक 146 थे, 146 में से सिर्फ कुछ 20 से लेकर 26 इतने कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे जिंदा रहे। अब ये बात कंपनी को पसंद नहीं आई, और इस फेमस इंसिडेंट को जो उन्होंने रूम में बंद किया, इसको कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब वो जब कंपनी को वो चीज़ पसंद नहीं आई, तो उसके बाद क्या हुआ, कंपनी की बात, कुछ बातें सिराजुद्दौला को माननी पड़ी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने सोचा कि अब क्या है कि अब होगा बैटल ऑफ प्लासी। अब देखो, एक्चुअल में तो हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी, जब हम नाम सुनते हैं ना बैटल ऑफ प्लासी, तो हमें लगता है बैटल हुआ होगा, बट एक्चुअल में कोई बैटल ऑफ प्लासी था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि देखो, एक राजा की, एक नवाब की पावर कहाँ होती है, उसका जो आर्मी कमांडर होता है मेन, उसके पास होती है। क्यों? क्योंकि वो सारी आर्मी को लीड कर रहा होता है, उसी से राजा बैटल लड़ता है। अब क्या हुआ इस सिचुएशन के बाद, हम अगर हिस्ट्री के टर्म में जाएं तो ये बैटल ऑफ प्लासी नहीं, ये सिर्फ प्लासी कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी। कैसे थी कि जब ये चीजें होना स्टार्ट हुई, सिराजुद्दौला को लगा कि अब बैटल होगा और सारी चीजें होंगी, तो उस पॉइंट पर क्या हुआ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया, जो इनके आर्मी चीफ थे जिनका नाम था मीर जफर, नाम क्या था, मीर जफर, उनको खरीद लिया, उनको अपनी तरफ कर लिया। और कंपनी ने बोला कि अब सिराजुद्दौला इस बैटल के अंदर हार जाएंगे, तुम्हें नवाब बना दिया जाएगा। और इस तरीके से क्या हुआ कि सिराजुद्दौला की साइड से कोई बैटल एक्चुअल में अच्छी तरीके से हो ही नहीं पाया, और सिराजुद्दौला ऑटोमेटिकली हार गए। अब सिराजुद्दौला हार गए, बैटल ऑफ प्लासी हो गया, और बैटल ऑफ प्लासी हुआ आपका 1757 के अंदर। और यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी अपना पहला बैटल जो थी वो जीत गई। अब उस बैटल के जीतने के बाद क्या हुआ कि कंपनी के पास काफी चीजें आ गई। काफी चीजें क्या, कैसे आ गई कि मतलब अब कंपनी को काफी राइट्स जो थे वो यहाँ पर मिल गए, उनको काफी सारा पैसा मिला। और पैसा मिलने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने मीर जफर को क्या किया, नवाब बना दिया। मीर जफर को नवाब बना दिया। मीर जफर को नवाब बनाने के बाद कुछ टाइम तक तो मीर जफर ने कंपनी को सारे राइट्स दिए, बहुत पैसा दिया, सब कुछ दिया, बट बाद में मीर जफर जो थे वो भी परेशान हो गए थे 2-3 सालों में। तो कंपनी ने फिर क्या किया, मीर कासिम को नवाब बना दिया बंगाल का। अब मीर कासिम जो थे, मीर कासिम भी कंपनी से 2-3 साल में परेशान हो गए, क्योंकि कंपनी सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कर रही थी। तो मीर कासिम ने क्या किया कि मीर कासिम ने सोचा कि अब मुझे कंपनी के अगेंस्ट चलना पड़ेगा। जैसे ही उसने अगेंस्ट वो चला, अब जब वो मीर कासिम उसके अगेंस्ट चला, तो कंपनी ने फिर क्या हुआ, वहां पर आपका स्टार्ट हो गया बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर की डेट क्या है, 1764। यहाँ पर क्या हुआ, मीर कासिम अकेले बैटल के अंदर नहीं थे। मीर कासिम ने एक आपके जो उस टाइम पर मुगल एम्पायर के जो रूलर थे, चाहे नाम के थे पर थे शाह आलम, इनको साथ लिया। और साथ में जो उस टाइम पर अवध के नवाब थे उनको साथ में लिया। इन दोनों को साथ में लेकर उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर को की स्टार्टिंग की। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। अब स्टार्टिंग तो कर दी, लेकिन क्या कंपनी से वो जीत पाए? नहीं, वो कंपनी से जीत नहीं पाए। यहाँ भी क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी जीत गई। और अब जीतने के बाद क्या हुआ, जीतने के बाद मीर कासिम का तो कुछ नहीं हुआ, उनके पास कुछ नहीं बचा, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। फिर उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। जो आपके मुगल एम्पायर के रूलर थे जिनका नाम था शाह आलम, उनको क्या हुआ, उनको कुछ नहीं हुआ, उनको रिटायरमेंट दे दी एक तरीके से कि उनको बस अब पेंशन मिलती रहेगी और वो अपने दिल्ली के अंदर रूल करते रहेंगे। जो अवध के रूलर थे उनके साथ भी सेम किया, उनसे भी बहुत ज्यादा पैसे कंपनी ने लिए, और साथ में कि अब उनको भी सारी चीजें जो है कंपनी के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेंगी। तो ये थी आपकी होल स्टोरी। एक बार इसको गो थ्रू कर लोगे, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर बता रखा है कि क्या हुआ,
आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर क्या हुआ, कंपनी को दीवानी राइट्स मिले काफी जगह की, ठीक है, कंपनी के पास पैसा आ गया और कंपनी यहाँ पर इतनी पावरफुल हो गई थी कि अब कंपनी को इंग्लैंड से पैसे मंगाने की जरूरत नहीं थी, कंपनी अपने खर्चे इंडिया के पैसे से ही यहाँ पर निकाल सकती थी। अब अगर आपसे कोई ज्यादा पूछे तो आप इतना बता सकते हो कि 1765 में आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर क्या हुआ, एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई और उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें यहाँ पर वर्क की। अब एक बार यहाँ पर गो थ्रू करना, फिर भी कोई डाउट आए तो यू कैन आस्क मी, पर आपको अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं आएगा। फिर दे रखा है यहाँ पर कंपनी रूल एक्सपेक्ट, की एक्सपेक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट फ्रॉम 1757 टू 1857, रेयर यूज ऑफ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक। देखो कंपनी ने रेयर ही चांस ऐसा होगा जहां पर कंपनी ने डायरेक्ट मिलिट्री अटैक किया होगा, नहीं कंपनी हर बार क्या करती थी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक मेथड्स को यूज करती थी, इंडियन किंगडम्स को मतलब एक किंगडम को ही दूसरे किंगडम की तरफ भड़काती थी और फिर बैटल के अंदर आती थी एक किंगडम की तरफ से और चीजों को दूसरे किंगडम की अपने साइड कर लेती थी। तो मतलब जो हम बेसिक हिंदी के अंदर यूज करते हैं, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वो ही कंपनी यूज करती थी। अब यहाँ पर दे रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडेंस, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट, दे वर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट एंड देयर job was to serve and further the interest of the company. Through the residence, the company official began interfering in the internal affairs of Indian state. अब फिर यहाँ पर आपके बता रखा है सब्सिडियरी अलायंस का सिस्टम। सब्सिडियरी अलायंस का सिस्टम क्या था, कंपनी का सिंपल सा था, जहां भी टेरिटरी उनके अंडर आती थी वो वहीं क्या करते थे, वहीं इंडियन रूलर्स के ऊपर सब्सिडियरी अलायंस को लगा देते थे। अब सब्सिडियरी अलायंस क्या था, एक पॉलिसी थी। सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था, कंपनी रूलर्स को बोलती थी क्या तो आप हमारे साथ बैटल करो, हार गए मर गए तो आपकी जिंदगी खत्म, या फिर आपके पास दूसरी चॉइस है कि आप सब्सिडियरी अलायंस अपना लो। सब्सिडियरी अलायंस के अंदर क्या होगा कि जो कंपनी की मिलिट्री है वो उस राजा, फॉर एग्जाम्पल कोई भी राजा, मराठा किंग मान लो, क्योंकि इन्होंने भी तो एक्सेप्ट कर लिया था ना सब्सिडी, इनके मराठा इसके एरिया में, चाहे वो इनका एरिया मान लो पुणे, पुणे के एरिया में क्या होगा, कंपनी की आर्मी स्टे करेगी। अब जो पुणे के पेशवे होंगे उनको कंपनी की आर्मी का सारा खर्चा उठाना पड़ेगा। साथ में अगर पुणे के ऊपर अटैक होता है तो भी पुणे के जो पेशवा हैं उनके पास ये पावर नहीं है कि वो किसी राजा से कांटेक्ट कर सकते, नहीं, वो सिर्फ कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब पुणे के राजा चाहें कि उनको अपनी जगह का वेलफेयर करना है तो फ्रेंच से कांटेक्ट करें, बाहर कोई किसी के साथ देश के साथ ट्रेड करे, वो नहीं कर सकते, उनको सारी चीज कहाँ से करनी पड़ेगी, कंपनी की परमिशन से करनी पड़ेगी। और कंपनी की अगर बात नहीं मानेंगे, कंपनी का अगर खर्चा नहीं उठाएंगे तो उनको अपनी आधी आधी करके जो है अल्टीमेटली सारी टेरिटरी जो है कंपनी के पास चली जाएगी। तो ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉलिसी थी जिससे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ इंडिया के अंदर काफी ज्यादा रूल किया। तो इसको एक बार आप यहाँ पर पूरा गो थ्रो कर सकते हो। अब कन्क्वेस्ट ऑफ मसूर के बारे में दिया हुआ है। देखो कन्क्वेस्ट ऑफ मसूर क्या था कि अब मैं थोड़ा सा पीछे आपको बताती हूँ, एक वोडियार डायनेस्टी थी, वोडियार डायनेस्टी थी जो मैसूर के ऊपर रूल करती थी। जो मैसूर है आपका कर्नाटका वाला रीजन, मैसूर के अंदर रूल करती थी। अब एक हैदर अली नाम से इंसान था, ऐसा कोई पावरफुल इंसान नहीं था, एक नॉर्मल सिपाही था आर्मी के अंदर, मैसूर आर्मी के अंदर, बट इस इंसान के पास बहुत ज्यादा दिमाग था। इसने अपने दिमाग को यूज किया, ये रैंक वाइज बढ़ता गया और बाद में इसने वोडियार डायनेस्टी को रिप्लेस करके हैदर अली जो था वो मैसूर का रूलर बन गया। फिर इसने मैसूर के अंदर 1761 से लेकर 1782 तक रूल किया। 1782 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही बैटल करते करते हैदर अली की डेथ हो गई। फिर हैदर अली की डेथ के बाद इन्हीं के बेटे थे टीपू सुल्तान, जिन्होंने वहां पर वॉर को कंटिन्यू किया। 1799 तक ये लड़ते रहे, बीच में गैप भी लिया, 99 तक ये लड़ते रहे, 99 के अंदर भी इनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद जो मैसूर का कंट्रोल था वो ब्रिटिशर्स के पास आ गया। अब यहाँ पर आप पूरा एक बार गो थ्रू कर सकते हो। 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डेमन थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम एंड दिस allowed local merchant from trading with the company. He also established a close relationship with the French in India and modernized his army with their help. The British were furious. They saw Hyder and Tipu as ambitious, arrogant and dangerous rulers who had to control and crush. वो काफी पावरफुल रूलर थे, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इनके साथ 4 वॉर किए। पहला हुआ 67 से 69, फिर हुआ 80 से 84, फिर हुआ 90 से 92, फिर हुआ लास्ट हुआ 1799। अब आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम द कंक्वेस्ट ऑफ मैसूर वाज कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर 4 बैटल हुए। अब तुम्हें पता है फन फैक्ट क्या था,
ब्रिटिशर्स शुरू के 2 बैटल्स के अंदर जो थे हैदर अली और टीपू सुल्तान डोमिनेट कर रहे थे। बाद में इस बैटल में आकर बात बिगड़ी थोड़ी सी, यहाँ पर टीपू सुल्तान हारे तो उनको हाफ मैसूर टेरिटरी देनी पड़ी। फिर उन्होंने जो फोर्थ बैटल लड़ा, फोर्थ बैटल के अंदर उनके पास 2 ऑप्शन थे, एक वो सब्सिडरी अलायंस को अपना ले और आराम से अपनी लाइफ को जिए, उनको पेंशन मिलती रहेगी, पैसा मिलता रहेगा और आराम से अपने रूल करें। दूसरा था कि वो शहीद हो जाएं और ब्रिटिशर्स की बात ना माने, तो उन्होंने शहीद होना ज्यादा बेटर समझा, इसीलिए उनकी आज भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। बट फन फैक्ट ये है कि वो पता है क्यों जीते? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए नहीं जीती कि वो बहुत सुपीरियर थी, वो इसलिए जीती कि पता है कि मैसूर के अगेंस्ट, मैसूर एम्पायर के अगेंस्ट, मैसूर किंगडम के अगेंस्ट उनके मराठा किंगडम ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, हैदराबाद के रूलर्स ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया, ट्रेवनकोर के रूलर्स ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया। मे बी अगर हर जगह से सपोर्ट नहीं आता तो जो मैसूर इतना एडवांस था उस टाइम पर, वो उन चीज़ों को कंक्वायर कर लेता। एक बार यहाँ पर टीपू सुल्तान से पर्सनल चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है। अब फिर दे रखा है वॉर विद द मराठास। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1761 के अंदर, जिसके बाद एक चीज थी कि अब मराठास जो थे वो उनकी पावर एक बार वहां पर वीक हुई। अब मराठास जो थे ना वो अलग अलग चीफ्स के अंदर डिवाइडेड थे, अलग अलग डायनेस्टी के अंदर डिवाइडेड थे, जिनके अंदर थी आपकी सिंधिया थे, होलकर थे इंदौर से, गायकवाड़ थे, भोसले थे, ऐसे करके जो मराठा एम्पायर था वो आपका डिवाइडेड था। अब महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस ये 2 फेमस मराठा सोल्जर्स थे जो 8th सेंचुरी के टाइम पीरियड पर बहुत ज्यादा फेमस थे। अब मराठास के 3 वॉर हुए ब्रिटिश के साथ, तीनों के अंदर ही देखो मराठास, हम छत्रपति शिवाजी की रिस्पेक्ट करते हैं, वो एक अलग चीज है, संभाजी की करते हैं वो अलग चीज है, बट उसके बाद एक आप मान सकते हो बाजीराव 1, उसके बाद कभी मराठा एम्पायर में ऐसा कुछ नहीं रहा जो आपको बहुत ज्यादा एक्साइट कर सकता है। मराठा एम्पायर एक ऐसा एम्पायर रहा जो सिर्फ अपनी खुद की चीजों की वजह से खत्म हुआ। मराठा एम्पायर ने खुद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्वॉल्व किया अपने मैटर्स में और बाद में उन्हीं से परेशान हुए, बाद में उन्हीं के साथ बैटल हुए और एट लास्ट अपने एम्पायर को खत्म कर लिया। अब पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ, हम ज्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे, आप ब्रीफ में मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो देख सकते हो, वहां पर आपको स्टोरी मिल जाएगी। फर्स्ट वॉर एंड हुआ 1782 में विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई, उसके बाद कोई क्लियर विक्ट्री यहाँ पर नहीं निकली। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1803 टू 1805 के अंदर, इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर ब्रिटिश जो हैं वो जीत गए, उनको उड़ीसा के राइट्स मिल गए और कुछ आगरा दिल्ली की साइड उनको राइट्स मिल गए। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ 17 से लेकर 1817 से लेकर 1819 तक, जहाँ पर जो मराठा पावर थी वो बिल्कुल क्रश्ड हो गई। उसके बाद जो थे पेशवा जो थे उनको बिठूर भेज दिया और उनको बस वो जो लास्ट पेशवा रहे उनको पेंशन मिलती रही, उसके अलावा यहाँ पर मराठा एम्पायर के पास कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर एक पॉलिसी बता रखे, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी अंडर लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल जो थे 1813 से लेकर 1823 तक, a new policy of paramountcy was initiated। इसके अंदर क्या था? According to this policy, company claimed that its authority was paramount or supreme, hence its power was greater than that of Indian state. Annexing or threatening to annex an Indian kingdom was justified on the basis that the action was taken in order to protect British interest. Rani Channamma revolt against policy of paramountcy when the British tried to annex the small state of Kittur in Karnataka. Rani Channamma took to arms and led an anti-British resistant movement. She was arrest किया गया उनको 1824 में, 1829 के अंदर जेल में उनकी डेथ हो गई। रैना, a poor चौकीदार of Sangoli in Kittur, carried on the resistance. With popular support, he destroyed many British camps and records. He was caught and hanged by the British in 1830। तो यहाँ पर सिंपल सा बता रखा है कि आपका इस पॉलिसी के बारे में बता रखा है। फिर थोड़ा सा वॉर विद अफगानिस्तान बता रखा है। इन द लेट 1830s, the East India Company become worried about Russia, so the fear of Russia expansion across Asia and enter India from the northwest led to a prolonged war with अफगानिस्तान between 1838 से लेकर 1842 तक and established indirect company rule there and Sindh was taken over in 1843। अब आपको इतना ही पता होना चाहिए वॉर विद अफगानिस्तान के बारे में, आपको डिटेल्स मतलब एनसीईआरटीज में इतनी नहीं मिलती, आप स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा देखते हो वहां पर आपको मिलती है,
बट जितना आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स को देखते हो या फिर देखते हो, तो वहाँ पर जो वॉर विद बुर्मा, वॉर विद अफगानिस्तान, उनसे रिलेटेड कोई डीप आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सिंपल सा क्रोनोलॉजी के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, जैसे क्रोनोलॉजी के अंदर आपको ये लाइन मिल सकती है, सिंध वॉज टेकन ओवर बाय ब्रिटिशर। इस तरीके से 3-4 स्टेटमेंट आपको मिलेंगे और आपको इंसिडेंट लगाने को कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। तो अगर आपको पता होगा कि सिंध को 1843 के अंदर टेक ओवर किया गया, तो वो चीज़ वहाँ पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। उसके अलावा इतना नहीं पूछा जाता। अब यहाँ पर एंग्लो सिख स्ट्रगल दे रखा है, यहाँ पर कुछ नहीं है। देखो, रंजीत सिंह जो थे उनके रिलेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बहुत अच्छे थे। जब तक रंजीत सिंह ने पंजाब वाले रीजन को संभाला, जब तक ब्रिटिशर्स ने कोई इंटरफेयर नहीं किया। 1839 में जैसे ही उनकी डेथ हुई, ब्रिटिशर्स ने विद इन 10 ईयर्स जो थे बहाने से पंजाब के ऊपर अटैक किया। 2 एंग्लो सिख वॉर हुए और रंजीत सिंह के बाद उस टाइम पर पंजाब स्टेट के अंदर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रूलर सामने आया नहीं, और जो पंजाब था वो भी ब्रिटिश रूल के अंडर 1849 में चला गया। इतनी स्टोरी आपकी जो सिख वाली है यहाँ पर ब्रिटिश से रिलेटेड। फिर है एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखो, हमें पता होना चाहिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने, जो गवर्नर जनरल रहे 1848 से लेकर 1856 तक। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में सिंपल सी बात इतनी सी है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? कोई इंडियन रूलर है, वो उसकी डेथ हो जाए विदाउट अ मेल ईयर, यानी कि उसके बेटे के पैदा होने से पहले, तो वो जो जगह होगी, वो टेरिटरी होगी, वो सीधा कंपनी के अंदर आ जाएगी। जैसे हम सबसे फेमस स्टोरी लेते हैं झांसी की रानी की। अब क्या हुआ, जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, उनके जो हस्बैंड की डेथ थी वो हो चुकी थी और उनका खुद का कोई बायोलॉजिकल सन नहीं था। इसीलिए जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे कि झांसी को वो अनेक्स कर ले, और उन्होंने ऐसा किया भी। यही और ऐसा ब्रिटिशर्स ने काफी जगह पर किया। सतारा के अंदर किया 1848 में, संबलपुर में 1850 में, उदयपुर में 1852 में, नागपुर के अंदर 1853 में, झांसी के अंदर 1854 में, 1856 के अंदर ऐसा उन्होंने अवध के अंदर भी किया। अवध को किस ग्राउंड के ऊपर अनेक्स किया? मिस गवर्नमेंट के अनाउंस इस पर ग्राउंड पर। फिर इंग्रेड by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857। अब इतनी चीजों के बाद 1857 के अंदर जो आपका वॉर था वो हो गया। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरियल पावर इन इंडिया। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू अ टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। ये तो हमें समझ में आ गया। द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th century also added this process। अब क्या, अब आपको पता होगा, अब ये 1857 के रिवॉल्ट से पहले चीजें, ट्रेन आना स्टार्ट हो गई थी इंडिया के अंदर, टेलीग्राफ वगैरह चीजें स्टार्ट हो गई थी, कुछ मिल स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गई थी। तो ये कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंज भी थे जो इंडिया के अंदर आना स्टार्ट हो गए थे। Steamship reduced the journey time to 3 weeks, enabling more Britishers and their family to come to a far ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। अब पहले इंडिया और इंग्लैंड की दूरी बहुत होती थी, बट ड्यू टू स्टीम शिप्स के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ, 3 हफ्ते के अंदर आप इंग्लैंड से इंडिया आ सकते थे। बाय 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। 1857 का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 78% जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर थी। Combined with its indirect influence on the remaining territory and population of the country, जो रिमेनिंग बच भी गया ना, वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तो उनके ऊपर भी रूल किया ही जा रहा था। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। वॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल रहे 1773 से 1785 तक, was one of the many important figure who played a significant role in the expansion of company power. By his time, the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras। ब्रिटिश टेरिटरी वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जिनको बोला जाता था प्रेसिडेंसी। उस टाइम पर 3 मेन प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, और तीनों को रूल कौन करते थे? गवर्नर रूल करते थे। और सुप्रीम हेड कौन थे एडमिनिस्ट्रेशन का? वो थे गवर्नर जनरल। अब यहाँ पर बता रखा है न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस। वॉरेन हेस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्पेयर ऑफ जस्टिस। फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश्ड। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव 2 कोर्ट होंगे, एक क्रिमिनल कोर्ट जिसको फौजदारी अदालत बोला जाएगा, सिविल कोर्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसको दीवानी अदालत बोला जाएगा। मौलवीज और हिंदू पंडित जो हैं वो इंडियन लॉज को बेटर समझाने के लिए कोर्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे। जो जज होगा वो यूरोपियन होगा, बट उसको सारे भी लॉ समझाने के लिए वहां पर मौलवीज और हिंदू पंडित्स भी होंगे। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी एंड अ मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द
कलेक्टर, ये कुछ सिस्टम था जो वॉरेन हेस्टिंग ने अपने टाइम पर इंट्रोड्यूस किया जस्टिस के अंदर। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज, अ मेजर प्रॉब्लम वाज दैट द ब्राह्मण पंडित्स gave different interpretations of local laws based on different schools of Dharma Shastras. To bring about uniformity in 1775, 11 Pandits were asked to compile a digest of Hindu laws. N.B. Halid translated this digest in English और 1778 के अंदर a code of Muslim law was also compiled for the benefit of European judges. तो ये solution किया गया जिससे कि जो यूरोपियन जजेस हैं वो इंडियन लॉ को समझ पाए, हिंदू भी और मुस्लिम लॉ को भी। फिर 1773 के अंदर ही एक रेगुलेटिंग एक्ट भी आया जिससे कि इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट को कहाँ सेटअप किया गया? कैलकाटा के अंदर सेटअप किया गया। फिर यहाँ पर ऑफिस ऑफ कलेक्टर के बारे में मेंशन है। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द collector. His main job was to collect revenue and taxes and maintain law and order in his district with the help of judges, police officers and daruga. तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। कलेक्टर का काम आज भी वही है ऑलमोस्ट। फिर द कंपनी आर्मी, यहाँ पर कंपनी आर्मी के अंदर कैसे रिक्रूटमेंट करती थी उसके बारे में बता रखा है। सारी चीजें यहाँ पर बता रखी हैं। जो बड़े बड़े रैंक्स होते थे कंपनी की आर्मी के अंदर, वो सभी रैंक्स किसको मिलते थे? ब्रिटिशर्स को, यूरोपियंस को ही मिलते थे। और जो कंपनी के आर्मी के अंदर कम रैंक होते थे, नीचे लो लेवल के रैंक होते थे, वहां पर इंडियंस को अपॉइंट किया जाता था। वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। फिर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट मेंशन है जिसके अंदर स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल मेंशन है। फिर बहादुर शाह जफर के बारे में मेंशन है। आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर बट मुगल एम्परर्स कंटिन्यू टू बी सिंबॉलिकली इंपॉर्टेंट। औरंगजेब के बाद कोई मुगल रूलर ऐसा नहीं रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के अंदर, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट औरंगजेब की डेथ के बाद जो रूलर बने थे वो थे आपके बहादुर शाह वन, औरंगजेब के ही बेटे थे। उसके बाद जलंधर शाह बने, फरूख सियार बने, फिर मोहम्मद शाह बने, फिर शाह आलम बने, इस तरीके से बनते रहे। और जो लास्ट मुगल रूलर थे वो थे आपके बहादुर शाह जफर, जिनको 1857 के रिवॉल्ट के बाद रंगून भेजा गया और बाद में 2-3 सालों के अंदर इनकी डेथ हो गई। उसके अलावा यहाँ पर एक बार आप गो थ्रो कर सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक चीजें बताई हुई हैं, आप चाहो तो एक बार इस चीज को भी गो थ्रो कर सकते हो। अब नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर मूव करते हैं, रूलिंग द कंट्री साइड। इस चैप्टर के अंदर कुछ कंपनीज के किए हुए चेंजेस एग्रीकल्चर के अंदर और अदर जगह पर उसके बारे में मेंशन किया गया है। जैसे द कंपनी बिकम्स द दीवान। रॉबर्ट क्लिव accepted the Diwani of Bengal, Bihar and Orissa from the Mughal ruler in 1765 after the Battle of Buxar. Up as Diwan, the company became the chief financial administration of the territory under its control. This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet and the growing expense of the company. अब रेवेन्यू कैसे आएगा कंपनी? अब कंपनी चाहती थी उनके पास इतना रेवेन्यू रहे कि ताकि वो अपनी नीड्स को इंडिया के अंदर ही इंडियन मनी से ही फुलफिल कर पाए और उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट से, इंग्लैंड से पैसा ना मंगाना पड़े। तो उसके लिए कंपनी ने काफी अलग अलग चेंजमेंट जो हैं वो किए। और उसी टाइम पर क्या था कि जिस टाइम पर कंपनी के पास राइट्स आए और उसी टाइम पर कंट्री के अंदर फेमाइन की जो सिचुएशन थी, मेनली जो बंगाल के अंदर थी, वो फेमाइन की सिचुएशन भी आई हुई थी, जिससे कि भी काफी प्रॉब्लम कंपनी को भी फेस करनी पड़ी। और जो लोगों की सफरिंग थी उसके बारे में तो कंपनी ने कभी सोचा ही नहीं। अब यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है परमानेंट सेटलमेंट। चार्ल्स कॉर्नवालिस जो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब बने, उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को 1793 के अंदर इंट्रोड्यूस किया। अब परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या था कि परमानेंट सेटलमेंट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया बंगाल वाले रीजन में। मोटा मोटा इसके अंदर यही था कि अब क्या होगा कि जमींदार होंगे, जमींदार्स को बोला गया, जमींदार्स के अंदर जो है लैंड को डिवाइड किया गया और जमींदार्स को बोला गया कि ये आपका लैंड है, इस पर से हमें इतना रिवेन्यू चाहिए। रिवेन्यू जो था फिक्स कर दिया गया। उनको मतलब ही नहीं था कंपनी को कि अरे ड्रॉट की सिचुएशन है, कोई बात नहीं, रिवेन्यू ड्रॉट के टाइम पर भी कंपनी को उतना ही मिलेगा। फ्लड की सिचुएशन है तो भी कंपनी को रिवेन्यू उतना ही मिलेगा। मतलब कि रिवेन्यू फिक्स कर दिया गया, जमींदार रिवेन्यू को कलेक्ट करके ब्रिटिश ऑफिशियल्स को देंगे और अब उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़े उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं था। अगर जमींदार फेल हो गए किस चीज को, रेवेन्यू को फुलफिल करने के लिए, रेवेन्यू परमानेंट जितना फिक्स किया होगा उतना पे नहीं कर पाए, तो सिंपल सी बात है जमींदारी राइट है वो किसी और के पास चली जाएंगी, जमींदार के पास से उसका जो लैंड है वो छीन लिया जाएगा। अब यहाँ पर बात की गई प्रॉब्लम विद परमानेंट सेटलमेंट क्या थी। सिंपल सा इशू
जमींदार को क्या था, कई बार उनको डिफिकल्टी होती थी पे करने में, तो उनकी जमींदारी थी वो चली जाती थी, जो लैंड था वो ऑक्शन में चला जाता था. नो गेन फॉर द कंपनी. बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th century द सिचुएशन चेंज, द प्राइस इन द मार्केट रोज एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंड. इसकी वजह से कंपनी को भी कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जहां ड्रॉट और फ्लड की सिचुएशन होती तो कई बार ऐसा भी होता कल्टीवेशन ज्यादा अच्छी हो रही है तो भी कंपनी को तो रिवेन्यू उतना ही मिलना था. कल्टीवेटर्स की क्या प्रॉब्लम थी, उनको तो बेचारों को कुछ मिल ही नहीं रहा था, उनके लिए तो प्रॉब्लम थी ही, तो वो यहाँ पर मेंशन है. फिर एक सिस्टम लाया गया महलवारी सेटलमेंट. इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया होल्ट मैकेंजी ने इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, और अब ये एरिया आपका जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया है वहां पर भी इसको इफेक्ट में लाया गया 1822 के अंदर. महल वर्ड किस चीज के लिए यूज किया गया, महल इज अ रेवेन्यू एस्टेट विच में भी विलेज भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ छोटे छोटे विलेजेस है तो उनके ग्रुप को महल बोला जाएगा, और अगर एक बड़ा विलेज है तो वो अकेला महल कहलाता था. इसके अंदर क्या था, कोई जमींदार का रोल नहीं था. जो कलेक्टर्स थे वो विलेज टू विलेज जाएंगे, लैंड को देखेंगे, फील्ड्स को मेजर करेंगे, रिकॉर्ड्स देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो है विलेज टू विलेज जो है रिवेन्यू को फिक्स किया जाएगा और रिवाइज भी किया जाएगा. ऐसा नहीं है एक बार जो रिवेन्यू फिक्स कर दिया गया वही रहेगा. फिर था एक रायतवारी सिस्टम. इसको पहले स्मॉल स्केल के ऊपर अलेक्जेंडर रिड ने ट्राई किया, उसके बाद थॉमस मुनरो ने साउथ इंडिया के अंदर इसको अच्छे स्केल के ऊपर इंट्रोड्यूस किया. रिड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स. तो इसके अंदर भी जमींदार्स का कोई रोल नहीं था, कल्टीवेटर्स होंगे जिनको रायट्स बोला जाता था, वो लैंड को कल्टीवेट करेंगे और वो डायरेक्टली कंपनी को ही जो है रिवेन्यू प्रोवाइड करेंगे. जमींदार का रोल इस सेटलमेंट के अंदर भी नहीं था. फिर दे रखा है क्रॉप्स फॉर यूरोप. बाय द लेट 18th century द कंपनी वाज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो. क्यों, क्योंकि इनकी वर्ल्ड लेवल पर डिमांड ज्यादा थी. कंपनी को आपने अगर कभी मूवीज में देखा हो तो वो व्हाइट कपड़े पहनते थे. अब व्हाइट कपड़े पहनते हो तो आपको इंडिगो की जरूरत है, जो नील की खेती होती है, क्योंकि आप उसको यूज करते हो. और ओपियम को भी जो था उस टाइम पर डिमांड ज्यादा थी, इसलिए ओपियम भी उस टाइम पर यूज की जाती थी. इन द सेंचुरी एंड हाफ डेट फॉलोड द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स्ड कल्टीवेटर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप. जैसे जूट कल्टीवेशन के लिए बंगाल के अंदर, टी फॉर असम, शुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर व्हीट, महाराष्ट्र के अंदर भी कॉटन. तो ऐसी कुछ क्रॉप्स थी जो क्या हुआ, उनको फोर्स किया गया इंडियन पीजेंट्स को कि आप इनकी कल्टीवेशन ज्यादा करो. उसका रीजन था क्योंकि उन कल्टीवेशंस के अंदर पैसा ज्यादा मिलता था कंपनी को. लेकिन हमारे कल्टीवेटर्स पहले कैसे थे, पीजेंट्स कैसे थे, वो उन क्रॉप्स को ग्रो करते थे जो उनकी बेसिक नेसेसिटी होती थी, जिसके अंदर आपका राइस व्हीट इंक्लूड है. बट उनको फोर्स किया गया कि आप राइस व्हीट तो कल्टीवेट करो क्योंकि वो उनके बिना तो काम नहीं चल सकता, बट आप साथ में अदर क्रॉप्स को भी कल्टीवेट करो. अब है रीजन फॉर ग्रोइंग डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो. अब क्या होता है, जो इंडिगो प्लांट होता है वो ट्रॉपिक्स वाले रीजन के अंदर ज्यादा अच्छी तरीके से सस्टेन करता है. बाय द 13th century इंडियन इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ. By the end of 18th century, the demand for Indian indigo grew further. The main reason for the, एक तो ब्रिटिश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा था, दूसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो ज्यादा ग्रो हो रही थी, तीसरा रीजन था कोलैप्स ऑफ सप्लाई चेन. ब्रिटिश की काफी जगह से क्या हो गई थी, सप्लाई चेन जो थी वो कोलैप्स हो गई थी. बिटवीन 1783 से 1789 तक जो था, जो प्रोडक्शन था इंडिगो का, वो वर्ल्ड लेवल पर काफी कम हो गया था. और जो क्लोथ डायर्स थे ब्रिटेन में, उनको एक डेस्परेटली सोर्स चाहिए था जहां से उनको इंडिगो की सप्लाई मिल सके. एक तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखे हैं अबाउट वोट प्लांट, इसको एक बार आप गो थ्रो कर सकते हो. तो ये रीजन था कि जिसकी वजह से इंडिगो कल्टीवेशन जो था उसकी डिमांड ज्यादा थी. इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया. अब देखो इंडिया के अंदर सिंपल सी बात है, इंडिया के अंदर काफी ज्यादा इंडिगो को कल्टीवेट किया जाता था, लेकिन इंडियंस उस चीज से खुश नहीं थे. तो देखो इंडियंस क्यों खुश नहीं थे इंडिगो से, सिंपल सा रीजन था कि इंडिगो को जब आप कहीं पर कल्टीवेट कर रहे हो ना, तो उससे सोइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाती है, जिससे कि आप काफी टाइम तक वहां पर कोई और क्रॉप को अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाते. तो यहाँ पर सारी चीजें वो मेंशन है. फिर दे रखा है सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन. टू मेन सिस्टम्स बता रखे हैं, निज और रायती. सिस्टम ऑफ निज कल्टीवेशन, इसके अंदर क्या होता था, विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टीवेशन द प्लांटर्स प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल. He either bought the land or rented it from other zamindars and produced indigo by directly employing hired laborers.
तो लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिको वाज अंडर दिस सिस्टम। तो ज्यादातर लैंड कौन से सिस्टम को फॉलो करा था इंडिया के अंदर? रायती सिस्टम को। प्रॉब्लम क्या थी? निज कल्टीवेशन के अंदर लार्ज एरिया की जरूरत होती थी। अब इंडिको को सिर्फ आप कल्टीवेट भी फर्टाइल लैंड के ऊपर कर सकते हो, ये भी एक चीज थी। लेबर काफी चाहिए होती थी, वो एक प्रॉब्लम थी। रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लफ एंड बुलॉक्स, ये भी उस टाइम पर काफी बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर है आपका रायती सिस्टम ऑफ इंडिको कल्टीवेशन। इसके अंदर क्या होता था? प्लांटर्स जो थे वो फोर्स करते थे रायत्स को टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट और एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए। फिर क्या होते थे? विलेज हेडमैन प्रेशराइज करते थे टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ रायत, कि रायत्स के जो रायत्स को बोला जाता है, पीजेंट्स को बोला जाता है, कि उनके बिहाफ पर हम कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देंगे। दोज हु साइंड द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश, उनको कैश एडवांस में मिल जाता था फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो इंटरेस्ट ऑफ रेट टू प्रोड्यूस इंडिको बाय द लोन कमिटेड the right to cultivating indigo on at least 25% of the area under his holding। तो इस तरीके से जो चीजें थी वो चलती थी। फिर प्रॉब्लम्स रायती सिस्टम के साथ भी कुछ थी। हार्श सिस्टम था, वेरी लो प्राइस था इंडिको का जो पीजेंट्स को मिलता था, और इंडिको की डीप रूट्स होती थी जिससे कि जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो भी रैपिडली डिक्लाइन हो जाती थी। फिर यहाँ पर मेंशन है द ब्लू रिबेलियन। इंडिको सिस्टम वॉज इंटेंसली ऑप्रेसिव, देयरफॉर इन मार्च 1859 में क्या हुआ? थाउजेंड्स ऑफ रायट्स जो थे बंगाल के अंदर, उन्होंने इंडिको ग्रो करने के लिए मना कर दिया। अब जब जैसे जैसे ये चीज फैली तो रायट्स रिफ्यूज टू पे रेंट्स, उन्होंने प्लांटर्स को रेंट्स देना भी बंद कर दिया। इंडिको फैक्ट्रीज पे भी क्या किया? अटैक करना शुरू कर दिया। अब की फीचर्स क्या थे ब्लू रिबेलियन के? एक तो वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, लोकल जमींदार से विलेज हेडमैन से भी पीजेंट्स को सपोर्ट मिला। उसके अलावा क्या था? रिस्पॉन्स क्या रहा फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का? द लेफ्टिनेंट गवर्नर टर्न द रीजन इन 1859। मैजिस्ट्रेट एशले एंडन इशूड अ नोटिस स्टेटिंग दैट ट्रायल्स वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर बात की गई कि इंडिको कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना अब आपकी मजबूरी नहीं होगी। एंड द गवर्नमेंट ब्रॉट इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स। फिर एक इंडिगो कमीशन, द गवर्नमेंट सेट अप द इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी एंड द क्रिटिसाइज देम फॉर द कॉर्सिव मेथड दे यूज्ड विद इंडिगो कल्टीवेटर्स। तो इस तरीके से जो चीजें थी थोड़ी सी चेंज हुई। फिर इम्पैक्ट क्या रहा ब्लू रेबेलियन का? आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन जो था कोलैप्स हो गया बंगाल के अंदर, बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। अब चीजें कहाँ चली गई? बिहार की तरफ यहाँ पर मूव कर गई। यहाँ पर चंपारण मूवमेंट का एक एग्जाम्पल ले रखा है जो 1917 के अंदर हुई थी, इसको आप एक बार स्टडी कर सकते हो। फिर यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट मेंशन है जिसमें कलमकारी प्रिंट इज क्रिएटेड बाय वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। मॉरिस कॉटन प्रिंट के बारे में दे रखा है, तो एक बार आपको वन रीडिंग यहाँ पर देनी है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका ट्राइबल दिखूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। अब यहाँ पर सबसे पहले झूम कल्टीवेटर्स के बारे में बता रखा है, जो मेनली आपको नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के अंदर मिलते हैं, जो फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं फॉरेस्ट के अंदर। एक जगह पर रुके, लैंड को कल्टीवेट किया, स्मॉल पैच ऑफ लैंड को, मोस्टली फॉरेस्ट के अंदर लैंड होता था, कल्टीवेट किया, फिर बाद में वहां पर चीजों को बर्न किया, जो लेफ्ट ओवर रह गया, और फिर अगली जगह पर मूव कर गए। अलग अलग जगह पर जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स होते हैं उनके लिए अलग अलग नाम को यूज किया जाता है। फिर यहाँ पर हंटर और गैदरर्स के बारे में बताया हुआ है। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं, कुछ कम्युनिटीज का एग्जांपल लिया, जैसे गोंड्स वर सच अ कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा, उसके बारे में। फिर यहाँ पर एनिमल हर्डर्स बता रखे हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स को लेकर जाते हैं। ऐसे भी ट्राइबल ग्रुप्स है जिनके अंदर आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, वन गुज्जर्स ऑफ पंजाब हिल्स, लबादीज ऑफ आंध्र प्रदेश, गद्दीज ऑफ कुल्लू, बकरवाल्स ऑफ कश्मीर। फिर सेटल्ड कल्टीवेटर्स का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, जो एक जगह सेटल होकर रुकते थे, जिसके अंदर एग्जांपल है मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर। फिर इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन द ट्राइबल लाइफ्स। अब ट्राइबल लाइफ्स के ऊपर भी कॉलोनियल रूल का जो था क्या इफेक्ट रहा? ऑन ट्राइबल चीफ बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन मेनी एरियाज द ट्राइबल चीफ आर important people, they enjoy certain amount of economic power, had the right to administer and control their territory। तो देखो ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या था कि सारी चीजें ट्राइबल चीफ्स के कंट्रोल में होती थी। अब ब्रिटिशर्स ने वहां पर इंटरफेयर करना स्टार्ट किया, कुछ फॉरेस्ट लॉ को भी इंट्रोड्यूस किया, उन लॉज के लिए कंपेल्ड किया कि अब वो लॉज जो हैं वो ट्राइबल्स को मानने पड़ेंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो किसी को भी पसंद नहीं थी। फिर ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स क्या इफेक्ट रहा उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये देखो वन रीडिंग का काम है और यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। फॉरेस्ट लॉज कुछ इंट्रोड्यूस किए ब्रिटिशर्स ने, उसमें उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट के ऊपर भी अपने राइट दिखाया, उन्होंने
कुछ चीज़ों के लिए ट्राइबल ग्रुप्स को भी रोका, तो वो चीज़ें जो थी वो ट्राइबल ग्रुप्स को पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से काफ़ी जगह पर काफ़ी सारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए। फिर यहाँ मेंशन है ट्राइबल रिलेशन विद ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, तो एक बार रीडिंग यहाँ पर आपको कर लेनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर कॉल माइनर्स और वर्कर्स जो थे टी प्लांटेशन के अंदर, उनका रोल बता रखा है यहाँ पर। फिर आपके ट्राइबल रिबेलियंस, काफ़ी सारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए। खोल रिबेलियन था आपका, संथाल रिवॉल्ट था, वर्ली रिवॉल्ट था महाराष्ट्र के अंदर, तो ये सारे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिर थोड़ा सा बिरसा मुंडा के बारे में बता रखा है, तो एक बार आपको इनके बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर बिरसा मुंडा को आज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इनकी जयंती भी आज भी इंडिया के अंदर बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट की जाती है। फिर मूवमेंट ऑफ बिरसा को पूरी तरीके से यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसके अंदर सिर्फ 1 मिनट रीडिंग है, उसके अलावा कुछ नहीं है। फिर है सिग्निफिकेंस क्या रही इस मूवमेंट की, सिग्निफिकेंस वही रही कि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी उनको थोड़े से रूल्स के अंदर चेंजमेंट करना पड़ा, थोड़ी सी चीज़ों के अंदर अपने अंदर चेंजमेंट करना पड़ा, ट्राइबल्स को थोड़े से राइट्स और देने पड़े। अब अगला है आपका व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। अब Nawab lose their power. See, in the mid 18th century, Nawabs and Rajas had seen their erode. They had gradually lost their authority and power. Problem with residents के साथ प्रॉब्लम थी, फेल्ड नेगोशिएशंस रह चुके थे नवाब के, जिसके अंदर आपका एग्जांपल है रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि उनको कंपनी ने उनके अडॉप्टेड सन को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। नाना साहेब जो थे वो भी अडॉप्टेड सन थे किसके, पेशवा बाजीराव सेकंड के। ही शुड बी गिवन हिज फादर पेंशन व्हेन द लेटर डाइड। तो ऐसे काफी केस रहे। फिर आपका अवध का केस रहा 1801 के अंदर, क्या हुआ, सब्सिडरी अलायंस जो थी अवध के ऊपर इम्पोज हो गई थी। फिर गवर्नर जनरल डलहौजी ने डिक्लेयर किया था दैट टेरिटरी जो है वो मिसगवर्नड हो रही है, और ब्रिटिश ने अवध को भी अपने अंडर ले लिया। फिर एंड ऑफ मुगल डायनेस्टी, मुगल किंग जो थे उनके नाम से कॉइन मिंट करना कंपनी ने खत्म कर दिया था, खुद के नाम से कंपनी मिंट कर रही थी कॉइन्स, सारी चीजें थी। 1856 के अंदर जो गवर्नर जनरल कैनिंग थे उन्होंने डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर जो होंगे वो लास्ट मुगल किंग होंगे, इनके बाद कोई मुगल किंग नहीं होगा। तो ये चीजें थी जिनकी वजह से नवाब जो थे, राजा जो थे वो दुखी थे। फिर मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ कि रिवॉल्ट जो हुआ 1857 से पहले, उस टाइम पर अलग अलग ग्रुप के लोगों की क्या क्या सिचुएशन रही। फिर पीजेंट्स और सिपॉयज थे वो परेशान थे, किससे परेशान थे, सिंपल से हाई टैक्सेस से परेशान थे, और कंपनी जो उनके साथ अलग अलग तरीके के मेथड्स यूज कर रही थी, इतने हार्श मेथड रिवेन्यू के यूज कर रही थी, वो उनसे परेशान थे। सिपॉय जो थे, जो मिलिट्री के अंदर काम कर रहे थे, वो अपने अलाउंसेस से, कंडीशन से, सर्विस से, इन सारी चीजों से परेशान थे। रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स, लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू इनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडो, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन। हालांकि आपको देखने में लग रहा है ये तो अच्छी चीजें हुई ना, अच्छी हुई, बट इंडिया के रिलीजन को तो हिट किया ना, सती प्रथा को हिट किया, मतलब आपने इंडिया के रिलीजन को हिट किया। हालांकि रिलीजियसली वो चीज है नहीं, अगर आप बिल्कुल पास्ट हिस्ट्री में जाते हो, आप महाभारत को पढ़ो, रामायण को पढ़ो, लेकिन फिर भी इनबिल्ट थी लोगों के माइंड में, उनको ऐसा लगता था कि ये हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही है चीज। रीमैरिज करना आपके हमारे रिलीजन में पाप माना जाता था, तो ये कुछ चीजें थी जहां पर इंडिया के लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, तो ये भी एक रीजन सिचुएशन रही। फिर आपका 1857 के अंदर जो है आपका रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट हुआ। अब ये स्टोरी दे रखी है फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। 29 मार्च 1857 को एक यंग सोल्जर थे मंगल पांडे वॉज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर इन बैरकपुर। मंगल पांडे को फांसी की सजा मिल गई। उसके बाद क्या हुआ, सम सिपॉयज ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल। क्यों, क्योंकि वो न्यू कार्टेजेस को रूल नहीं यूज करना चाहते थे, क्योंकि ऐसा सस्पेक्ट था कि जो न्यू कार्टेजेस हैं उनके ऊपर जो एक कोटेड चीज होती है वो किसकी है, क्या वो काऊ के फैट की है और पिग के फैट की है। अब काऊ के फैट से हिंदूज को प्रॉब्लम थी, जो हिंदू थे आर्मी के अंदर, और पिग से मुस्लिम्स को प्रॉब्लम थी। तो 85 सिपॉइज जो थे वो वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस टू 10 years इन जेल फॉर डिसोबिंग देयर ऑफिसर्स। जिस ये चीज हुई 9 मई 1857 को। तो अब द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स जो था मेरठ के अंदर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। ऑन 10th May द सोल्जर मार्च टू द जेल इन मेरठ एंड रिलीज द इम्प्रिजन्ड सिपॉइज। जो वो 85 सिपॉइज थे उनको रिलीज कराया गया। Then they attacked and killed British officers. They captured guns and ammunition and set fire to the buildings and properties of the British and declared war on the Firangis. फिर वो दिल्ली की तरफ उन्होंने मार्च किया, उन्होंने मोहम्मद शाह
जफर को, वैसे उनकी एज काफी ओल्ड हो चुकी थी बट एज अ सिंबल उन्होंने उनको लीडर बनाया। उन्होंने ही रोट लेटर्स टू ऑल द चीफ्स और रूलर्स ऑफ द कंट्री कि आप सामने आओ युद्ध के लिए, सारी चीजें हुई। अब अदर सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट दे रखे, कानपुर से लीडर कौन रहे, मेन लीड कौन रहे, नाना साहेब और तात्या टोपे रहे। लखनऊ से बिरजिस कदर और बेगम हजरत महल रही। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई रही। मंडला से रानी अवंतीबाई लोड थी, ये रही। तो इन सभी के बारे में यहाँ पर दे रखा है, हमें एक बार इनके बारे में नजर यहाँ पर रखनी है। फैजापुर से मेन लीडर रहे अहमदुल्ला शाह, बरेली से रहे बख्त खान और बिहार से रहे कुंवर सिंह। उसके बाद दे रखा है द कंपनी फाइट बैक्स। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड हो गया रिबल फोर्सेस से सितंबर 87 के अंदर। लास्ट मुगल एम्पर थे बहादुर शाह जफर, उनको ट्राइड किया गया कोर्ट में और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई। उनको और उनकी वाइफ बेगम जीनत महल को प्रिजन में भेजा गया, कहाँ, रंगून, इन अक्टूबर 1858 और 1862 में वो वहीं पर उनकी डेथ हो गई। लखनऊ वॉज टेकन, लखनऊ को वापस ले लिया कंपनी ने 1858 के अंदर। रानी लक्ष्मीबाई भी हार गई और उनको भी जून 1858 के अंदर मार दिया गया। अ सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई who after initial victory in Kheri chose to embrace death when surrounded by British on all sides. तो उनको भी डेथ मिली लास्ट में। तात्या टोपे escaped to the jungles of central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leader. बाद में उनको भी कैप्चर किया गया, ट्राई किया गया और किल किया गया 1859 के अंदर। The British also tried their best to win back the loyalty of the people. They announced rewards for loyal landlords would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their land. तो इस तरीके से आपका जो 1857 का रिवोल्ट था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसके अंदर कंपनी की जीत हुई। अब उसके बाद पर कुछ चेंजेस जरूर है। एक एक्ट आया आपका, एक्ट ऑफ 1858। इसके अंदर क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर थी वो सारी पावर ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। उसके अलावा कुछ ही चेंजेस किए गए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इंट्रोड्यूस किया गया, इंडियन काउंसिल को इंट्रोड्यूस किया गया। जो गवर्नर जनरल होते थे इंडिया के अंदर अब उनको टाइटल मिलने लग गया वाइसरॉय, अब वाइसरॉय ऑफ इंडिया होंगे। कंपनी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगी इंडिया को रूल करने की। एंड ऑफ एनेक्सेशन पॉलिसी, ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर अश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर, ऐसा चीफ्स को अश्योर किया गया। आर्मी के अंदर भी चेंज किया गया, पहले इंडियन सोल्जर्स का रेशो बहुत ज्यादा होता था एज कम्पेयर टू यूरोपियन सोल्जर, बट बाद में उसको कम किया गया। Confiscated properties of Muslim. The land and property of Muslim was confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility that they were responsible for the rebellion in a big way. तो जो ब्रिटिश डिसाइडेड कि अब वो कस्टमरी रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस जो है इंडिया के अंदर उनका ऊपर कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगे, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे, कोई लॉ पास नहीं करेंगे, इन द सेंस वो रिलीजियस मैटर्स में नहीं घुसेंगे। फिर यहाँ पर खुर्दा अपराइजिंग के बारे में बताया हुआ है जो टुक प्लेस हुई 1817 के अंदर। खुर्दा एक स्मॉल किंगडम था, बिल्टअप था लेट 16th सेंचुरी के अंदर, कहाँ पर, उड़ीसा के पार्ट के अंदर। इट्स किंग राजा Birakishore Dev had to earlier give up the possession of 4 Pragnas, the superintendence of the Jagannath temple and the administration of 14 Gurjats to the Marathas under compulsion. जो उनके सन थे और उनके सक्सेसर थे मुकुंदा देवी सेकंड was greatly disturbed with their loss of fortune. तो द ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या किया, having established their sway over Bengal province and Madras province to the north and south of the Odisha occupied in 1803. तो जो मुकुंदा देव सेकंड थे was only given the rights of management of the जगन्नाथ टेम्पल विद ग्रांट अमाउंटिंग टू अ मेयर 1/10 ऑफ द रेवेन्यू। तो जो ये अनफेयर सेटलमेंट थी कॉमन्स किया इन्होंने एक एरा ऑफ ऑपरेसिव फॉरेन रूल इन ओडिशा विच पेव द वे फॉर सीरियस आर्म्ड अपराइजिंग इन 1817। तो इस तरीके से आपका पाइका रिबेलियन के बारे में यहाँ पर मेंशन है, सारी स्टोरी यहाँ पर मेंशन। तो इस तरीके से देखो काफी सारे ऐसे वो थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, ट्राइबल ग्रुप्स ने और बाकी ग्रुप्स ने काफी सारे रिबेलियन किए। तो उन सभी के बारे में यहाँ पर आप मेंशन है, एक रीडिंग आप इसकी ले सकते हो, ज्यादा डीप यहाँ पर कुछ है भी नहीं और ज्यादा डीप इस चीज के ऊपर हमें जाना भी नहीं है। फिर है रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश। जो ब्रिटिश थे जब जब उनको लगता था कि सिचुएशन उनके आउट ऑफ कंट्रोल है वो अपने मार्शल लॉ का यूज कर लेते थे, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन है। एक रीडिंग यहाँ से एक बार रिवाइज करोगे सारी चीजें यहाँ पर आपकी क्लियर आउट हो जाएंगी। देखो आपको कोई भी टीचर कितना भी अच्छा कराए बट एक रीडिंग, एक रिवीजन, 2 रिवीजन आपकी खुद की बनती हैं वो आपको करनी है। फिर इम्पैक्ट ऑफ पाइका रिबेलियन के बारे में यहाँ पर मेंशन है कि प्राइस जो थे सॉल्ट के उनको रिड्यूस कर दिया गया।
फिर कुछ जो राइट्स थे वो लैंड होल्डर्स को भी दिए गए, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट के अंदर ताइपिंग रिबेलियन के बारे में यहाँ पर मेंशन है, वन रीडिंग आप इसको दे सकते हो। माजा प्रवास के बारे में यहाँ पर मेंशन है। अब बुक माजा प्रवास किसने लिखी थी? विष्णु भट्ट गोडसे ने। अब ब्राह्मण थे कहाँ से? महाराष्ट्र से, और इसके अंदर उन्होंने सिपॉय प्लान इन 1857 के बारे में डिस्कस किया है। फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार, इट वॉज रिटन बाय किसके ने लिखी है इसको? सूबेदार सीताराम पांडे ने इसको अवधि के अंदर लिखा है। तो ये चीजें आपकी यहाँ पर मेंशन है। फिर आपका अगला टॉपिक वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो यहाँ पर बात हुई है टेक्सटाइल और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की वर क्रूशियल फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। Mechanized production of cotton textiles made Britain the foremost industrial nation in the 19th century. When British iron and steel industry started growing, then from the 1850s, Britain came to be known as workshop of the world. अब इंडियन टेक्सटाइल और वर्ल्ड मार्केट के बारे में यहाँ पर कंप्लीटली आपको मेंशन किया गया है, जिसके अंदर मेंशन किया गया है 1750 के अराउंड बिफोर द ब्रिटिश कंक्वायर्ड बंगाल, इंडिया जो था वॉज फार बाय द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल का। काफी फाइन क्वालिटी की जो कॉटन थी वो यहाँ पर मिलती थी। उसके बाद जब पोर्तुगीज इंडिया के अंदर आए इन सर्च ऑफ स्पाइसेस, उन्होंने कहाँ लैंड किया था? सबसे पहले कैलिकट ऑन द केरला कोस्ट के अंदर। तो वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है, मतलब इंडिया की क्वालिटीज हैं उनके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया गया पटोला क्या होता था, was woven in सूरत, अहमदाबाद एंड पठान, हाईली वैल्यूड होता था इंडोनेशिया जैसे रीजन के अंदर, एंड इट बिकम पार्ट ऑफ द लोकल वीविंग ट्रेडिशन देयर। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया गया। फिर जमदानी के बारे में बताया हुआ है फोटो के साथ। फिर यहाँ पर आपको शिंथ के बारे में, बंधाना पैटर्न्स के बारे में यहाँ पर मेंशन है, चाहो तो एक बार रीडिंग कर सकते हो। फिर है इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट्स, जिसके अंदर मेंशन है कैलिको एक्ट। इसके अंदर क्या है? बाय द अर्ली 18th सेंचुरी, वर्ल्ड बाय द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, वूल एंड सिल्क मेकर्स इन इंग्लैंड बिगन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। तो 1720 में क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन लगाया बैनिंग द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन इंग्लैंड। इंटरेस्टिंगली दिस एक्ट को ही क्या कहा जाता है? कैलिको एक्ट कहा जाता है। अब यहाँ पर मेंशन है डेवलपमेंट ऑफ कैलिको इंडस्ट्री इन यूरोप। एट दिस टाइम जो था टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो स्टार्ट ही हुई थी इंग्लैंड के अंदर डेवलप होना, वो इंडियन टेक्सटाइल के साथ compete नहीं कर पा रहे थे। तो इंडियन प्रोड्यूसर्स को क्या, इंग्लिश प्रोड्यूसर्स को क्या चाहिए था? उनको एक सिक्योर मार्केट चाहिए थी खुद की कंट्री के अंदर बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, वो सारी चीजें। फिर टेक्निकोलॉजिकल इनोवेशंस जो इंग्लैंड के अंदर उस टाइम पर हुई 1764 में, स्पिनिंग जेनी वाज इन्वेंटेड बाय जॉन काय, ये इसके बारे में बता रखा है। फिर इन्वेंशन हुआ स्टीम इंजन का बाय रिचर्ड ऑकराइट इन 1786। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। फिर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थी डच, फ्रेंच, इंग्लिश, उन्होंने काफी फ्लरिशिंग ट्रेड हुई, उससे काफी प्रॉफिट कमाया, एंड दिस कंपनी परचेज्ड कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग सिल्वर। फिर व्हेन द English East India Company gained political power in Bengal, it no longer had to import precious metals to buy Indian goods। उसके बाद तो उन्होंने इंडिया का पैसा ही इंडिया के अंदर यूज करना स्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ पर वीवर्स के बारे में मेंशन है कि वो वीविंग के अंदर कितने स्पेशलाइज थे, सारी चीज़ों को यूज कैसे करते थे, स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज कैसे करते थे, उसके बारे में पूरा यहाँ पर मेंशन है, एक बार रीडिंग कर सकते हो। फिर डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल कैसे हुआ? कंपटीशन होने लगा ब्रिटिश टेक्सटाइल के साथ, अब उनको ब्रिटिश टेक्सटाइल के साथ compete करना पड़ता था, एक प्रॉब्लम ये थी। उसके अलावा हाई ड्यूटीज थी इंडियन टेक्सटाइल के ऊपर, प्राइस हाई ड्यूटीज थी तो प्राइस ज्यादा होगा, और कोई महंगी चीज क्यों खरीदेगा जब सेम चीजें उनको सस्ते में मिल सकती थी। उसके अलावा ब्रिटिश जो थे उन्होंने इंडियन मार्केट को कैप्चर्ड कर लिया था, चीजें उनके अकॉर्डिंग होती थी, ये भी एक रीजन रहा। इम्पैक्ट क्या आया इंडियन टेक्सटाइल के ऊपर? सिंपल सी बात है, अब जो वीवर्स थे वो आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गए, उनके पास इतना कोई काम नहीं हुआ। बंगाल के वीवर्स को सबसे वर्स्ट हिट लगा, वीवर्स जो थे, रूरल वुमेन थी, सब क्या हो गए? जॉबलेस हो गए। अब रीजन फॉर हैंडलूम वीविंग नॉट डाइंग कम्प्लीटली, हैंडलूम वीविंग क्यों कम्प्लीटली डाई नहीं हुआ? क्योंकि some type of cloth could not be supplied by machine, sarees with integrate borders or clothes with traditional woven pattern। क्योंकि हर तरीके का टैलेंट तो आपके मशीन के पास नहीं होता, आज भी नहीं है, एआई कंप्लीटली ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। वैसे उस टाइम पर मशीन्स इतनी डेवलप नहीं थी कि हर चीज वो
करते। तो इसलिए जो हाथ के कारीगर थे, हैंडलूम कारीगर थे, उनकी इम्पोर्टेंस फिर भी कहीं ना कहीं रही। न्यू हैंडलूम सेंटर्स डेवलप हुए, मदुराई साउथ इंडिया मान लो, शोलापुर वेस्ट इंडिया के साथ, ये कुछ हैंडलूम सेंटर्स थे जो नए नए डेवलप हुए। एफर्ट्स ऑफ रिवाइवल ऑफ हैंडलूम इंडस्ट्री, नेशनल मूवमेंट के टाइम पर जो महात्मा गांधी थे उन्होंने काफी खादी को प्रमोट किया और उन्होंने काफी कोशिश भी की हैंडलूम इंडस्ट्री को दोबारा से रिवाइव करने की, तो वो चीज भी काफी हेल्पफुल रही। न्यू जॉब पैटर्न फॉर वीवर्स, अब वीवर्स के लिए क्या ही पैटर्न बचा था जॉब के लिए, तो वो क्या बन गया, एग्रीकल्चर लेबर बन गए, कुछ सिटीज में माइग्रेट कर गए, कुछ इंडिया से माइग्रेट कर गए, कुछ इस तरीके से चीजें एक्सटेंड हुई। फिर बात कर रखिए कॉटन मिल की, द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेटअप एज अ स्पिनिंग मिल इन बॉम्बे, कब, 1854 के अंदर। इससे क्या हुआ, फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी बॉम्बे जो था हैड ग्रोन एज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया, कहाँ से, इंडिया से कहाँ पर, इंग्लैंड और चाइना के अंदर। तो यहाँ पर वो सारी चीजें हुई। फिर जो फर्स्ट मिल थी अहमदाबाद के अंदर स्टार्ट कब हुई, 1861 के अंदर स्टार्ट हुई। फिर ईयर लेटर जो थी कानपुर के अंदर भी मिल इस्टेब्लिश हो गई। इस तरीके से जो कॉटन की डिमांड थी वो बढ़ना स्टार्ट हो गई। फिर देखा वुड स्टील के बारे में, जो प्रोड्यूस होता था ऑल ओवर साउथ इंडिया के अंदर, तो उसकी यहाँ पर आपको स्पेशलिटी जो है वो दे रखे। फ्रांसिस बुकानन हु turned through Mysore in 1800, a year after Tipu Sultan's death, had left us an account of the technique by using wood steel was produced in many hundreds of smelting furnaces in Mysore। तो सारी चीज इसके बारे में यहाँ पर मेंशन है, एक बार रीडिंग करना है और उससे ज्यादा यहाँ कुछ आपको नहीं मिलेगा। फिर आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज इंडिया के अंदर कैसे है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, आपने नाम भी सुना होगा, डेट केम अप बिगन प्रोड्यूसिंग स्टील कब, 1912 के अंदर। इट वाज सेटअप कहाँ हुआ, इंडस्ट्रियल टाउनशिप जमशेदपुर के अंदर, विच इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सुब्रनेखा। एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे इन इंडिया जो था उसने भी काफी हेल्प की इसके अंदर। और 1940 के अंदर क्या हुआ, जो वर्ल्ड वॉर था वो ब्रोकआउट हुआ, तो वहां पर जो टिस्को था उसने काफी हेल्प की, एंड टिस्को बिकम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। फिर यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के अंदर अर्ली ईयर्स बता रखे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जापान से रिलेटेड। फिर यहाँ पर आपका मेजर्स बता रखा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर किस किस चीज ने हेल्प की, पोस्टल सर्विस डेवलप हो चुकी थी, टेलीग्राफ, रेलवे, सारी चीजें डेवलप हो चुकी थी जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर हेल्प की। स्पिनिंग जेनी एक मशीन थी बाय विच अ सिंगल वर्कर कुड ऑपरेट सेवरल स्पिंडल्स। फिर यहाँ पर दे रखा है औरंग इज अ पर्शियन टर्म है फॉर वेयर हाउस के लिए यूज की जाती है। समाचार दर्पण जो था वो एक बंगाली न्यूज़पेपर था। स्मेल्टिंग क्या था, प्रोसेस था ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम रॉक। सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन, नेक्स्ट चैप्टर है ये। इसके अंदर पहले बताया गया है ब्रिटिश पॉलिसीज अबाउट एजुकेशन, ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, जिसके अंदर सबसे पहले मेंशन है रोल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। William Jones was appointed as a junior judge at the Supreme Court that the company had set up. In addition to being an expert in law, Jones was a linguistic. Englishmen like Henry Thomas, Colebrooke, and the Nathaniel Hallett were working on ancient Indian heritage, mastering Indian languages, and translating Sanskrit and Persian works into English. उसके बाद क्या हुआ, जॉन्स ने एक सेटअप किया किसको, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को, और साथ में एक जर्नल की स्टार्टिंग की, एशियाटिक रिसर्चेस। उसके बाद जॉन और कॉलब्रुक ने क्या किया, केम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। दे स्टार्टेड अ डीप रिस्पेक्ट for ancient cultures both of India and the West, और साथ में Indian civilization they felt had attained its glory in the ancient past। but पास्ट के अंदर इंडिया की सोसाइटी के पास, एंशियंट सिविलाइजेशन के पास बहुत ग्लोरी थी, बट टाइम के साथ वो चीजें डिक्लाइन होती चली गई। उसी के साथ इस चीज की हेल्प क्या मिली हमें, इट हेल्प द ब्रिटिश to learn from Indian culture, but it would also help Indians rediscover their own heritage and understand the lost glories of their past। इस चीज ने इंडिया के लोगों की भी हेल्प की कि वो अपने पास्ट के बारे में जान पाए, और साथ में ब्रिटिशर्स की भी हेल्प की कि वो इंडिया के पास्ट के बारे में जान पाए। फिर है डेवलपमेंट ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन, इन्फ्लुएंस्ड बाय एशियाटिक सोसाइटी आइडियाज, मेनी कंपनी ऑफिशियल्स आर्ग्यू दैट द ब्रिटिश ought to promote Indian rather than Western learning, कि वो इंडियन लैंग्वेज को ज्यादा प्रमोट करेंगे वेस्टर्न लर्निंग से ज्यादा। एंड दे फेल्ट दैट institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian texts and teach Sanskrit and Persian literature and poetry। इसी व्यू के साथ क्या हुआ, मद्रास के अंदर मदरसा सेटअप हुआ, कहाँ पर,
कलकत्ता के अंदर 1781 के अंदर टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ. द हिंदू कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश इन बनारस इन 1791 टू encourage the study of ancient Sanskrit texts that would be useful for the administration of the country. अब है criticism of the Orientalist vision of learning. पहला था ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट. मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्रिटिसाइज किया कि ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग का क्या है कि बिकॉज दे फेल्ट दैट नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर है और अनसाइंटिफिक थॉट से भरी हुई है और नॉन सीरियस है. जेम्स मिल का थॉट हमें जैसे कि पहले भी पता था कि वो तो ऑब्वियसली इंडिया के अगेंस्ट ही चीज़ों को मानते थे, तो उन्होंने भी ये बोला कि इंडिया को फेमिलियर कराना चाहिए साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस से, और उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर अटैक किया. फिर मकॉलेज मिनट, थॉमस बेमिंगटन मकॉले, सो इंडिया एज एन, वो इंडिया को अनसिविलाइज कंट्री मानते थे, इसलिए उन्होंने भी इस चीज़ को अपोज किया. फिर आया इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835. द डिसीजन वॉज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन. उसके अंदर उन्होंने बोला कि and to stop the promotion of oriental institutions like the Calcutta Madrasa and Banaras Sanskrit College. These institutions were seen as temples of darkness that were falling of themselves into decay. English textbooks now began to be produced for school. यहाँ से फिर इंग्लिश को प्रमोट करना दोबारा से स्टार्ट हुआ. फिर आया चार्ल्स वुड डिस्पैच. इसके अंदर बोला गया 1854 के अंदर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन सेट एन एजुकेशनल डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल इन इंडिया issued by Charles Wood, the president of the board of control of the company. It has come to be known as Wood's Dispatch. इसके अंदर बोला गया कि प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या है यूरोपियन लर्निंग के और ओरिएंटल नॉलेज जो है वो क्यों अपोज की जा रही है. साथ में one of the practical uses the dispatch pointed to was economic. European learning would be enables Indian to recognize the advantages that flow from the expansion of trade and commerce and the importance of developing the resources of the country. कि अगर इंडियंस जो हैं अपनी पास्ट को पढ़ने की बजाय अगर वो टेक्नोलॉजी सीखेंगे, वो इंग्लिश जो रीडिंग है उसको समझेंगे, इंग्लिश लर्निंग करेंगे, तो उनको सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में, और वो चीज़ उनको इकोनॉमिकली हेल्प करेगी. काफ़ी ऐसी स्टेटमेंट्स थी जो अलग अलग यहाँ पर पास की गई. फिर कौन से ऐसे मेजर्स थे जो वुड डिस्पैच के बाद लिए गए. सेटअप स्टेप्स वर टेकन टू स्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया. उसके बाद कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के अंदर काफ़ी यूनिवर्सिटी सेटअप की गई. अटेम्प्ट्स वर आल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंदर भी चेंजेस लाने की बातें की गई. उसके बाद आप चाहो तो इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो. फिर है द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम. 1830s के अंदर क्या हुआ, विलियम एडम जो एक स्कॉटिश मिशनरी थे, टूर्ड द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार. ही प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल. फिर यहाँ पर फाइंडिंग्स ऑफ एडम्स की रिपोर्ट गिवन है, जिसके अंदर उन्होंने चेन ऑफ स्मॉल इंस्टीट्यूट के बारे में मेंशन किया है, जिसमें उन्होंने बोला है दैट एडम फाउंड दैट देयर वर over 1 lakh पाठशालास in Bengal and Bihar. These were small institutions with no more than 20 स्टूडेंट्स ईच. उसके अलावा उन्होंने फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की यहाँ पर बात की कि जो सिस्टम एजुकेशन है वो फ्लेक्सिबल है. देयर वर नो फिक्स्ड फी है, नो प्रिंटेड बुक्स, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, नो एनुअल एग्जामिनेशन एंड नो रेगुलर टाइम टेबल. फिर उन्होंने फी स्ट्रक्चर की बात की, टीचिंग मेथड्स की, ये सारी चीज़ें उन्होंने रिपोर्ट के अंदर अपनी मेंशन की. फिर इम्प्रूवमेंट इन द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन. फिर क्या हुआ, 1854 के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि अब वो वर्नाकुलर एजुकेशन के सिस्टम के अंदर चेंजमेंट करेंगे. उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स. इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल. द टास्क ऑफ द पंडित क्या था, वॉज टू विजिट द पाठशाला एंड ट्राई एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग. रेगुलर टाइम टेबल को इंट्रोड्यूस किया गया, टेक्स्ट बुक और टेस्ट अप्रोचेस को इंट्रोड्यूस किया गया, रेगुलर फी स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया, सिस्टम ऑफ ग्रांट्स को इंट्रोड्यूस किया गया. फिर कंसिक्वेंसेस क्या आया नए रूल्स का. ओवर टाइम्स जो थे, गुरुज हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू compete with the government aided and regular पाठशाला. Discipline of the new system demanded regular attendance when children of poor families had to work in the field. तो ये कुछ चीज़ें थी जो नए रूल्स के बाद प्रॉब्लम्स जो फेस इंडिया के अंदर हुई. फिर एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन. इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट्स इन यूरोप, सम इंडियंस फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया. ऐसा इंडियंस ने भी सोचा, कुछ इंडियंस ने. एंड दे अर्ज द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी एंड स्पेंड मोर मनी ऑन education. There were other Indians, however, who
रीच अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन, जिसके अंदर दो इंडिविजुअल सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करते थे, महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। बट अकॉर्डिंग टू मी वेस्टर्न एजुकेशन कोई गलत चीज भी नहीं थी उस टाइम पर स्टडी करना, बट दोनों चीजों का एक बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर महात्मा गांधी का व्यू ऑफ एजुकेशन क्या था उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। महात्मा गांधी ने आर्ग्यू किया दैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इंफीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। पहली चीज तो ये। दूसरा उन्होंने बोला इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर एंड डिस्ट्रॉयड द प्राइड दे हैड इन देयर ऑन कल्चर। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स थी जो महात्मा गांधी ने वेस्टर्न एजुकेशन के लिए दी। फिर ये सारी यहाँ पर स्टेटमेंट है, आप एक बार महात्मा गांधी की सारी चीजों को यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मेंशन है टैगोर का क्या व्यू था एजुकेशन को लेकर। रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द शांति निकेतन 1901 के अंदर। उन्होंने सेटअप किया स्कूल को वेयर द चाइल्ड जो है वो खुश रहे एंड शी कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव वेयर शी वाज एबल टू एक्सप्लोर हर ओन थॉट्स एंड डिजायर। मतलब आप वहां पर सेल्फ लर्निंग की तरह उन्होंने शांति निकेतन को इस्टेब्लिश किया। टीचर्स जो है वो इमेजिनेटिव होंगे, सम चाइल्ड्स को समझेंगे और चाइल्ड की क्यूरियोसिटी कहाँ है उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें थी जो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोली एजुकेशन के ऊपर, वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर। फिर यहाँ पर कंपैरेटिव एनालिसिस दिया हुआ है टैगोर और गांधी के व्यू जो एजुकेशन के ऊपर था। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है अरबिंदो घोष का क्या व्यू था एजुकेशन को लेकर, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन है, तो आप इस सभी चीजों को एक बार रीड कर सकते हैं। फिर इंटरेस्टिंग पॉइंट के अंदर गिवन है हेनरी थॉमस वाज अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड एंशिएंट सेक्रेड राइटिंग ऑफ हिंदुइज्म। मदरसा एक अरेबिक वर्ड है फॉर अ प्लेस ऑफ लर्निंग, एनी टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज। ओरिएंटलिस्ट कौन होते हैं? आर दोज विद स्कॉलरी नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया, स्पेसिफिकली एशिया के कल्चर और लैंग्वेज की जिनको नॉलेज होती है। मुंशी किनको बोला जाता है? पर्सन हु कैन रीड राइट एंड टीच पर्शियन, उनको मुंशी बोला है। वर्नाकुलर क्या है? एक टर्म है जनरली यूज की जाती है टू रेफर टू अ लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट एज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन एज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। इसके अंदर मेनली प्रॉब्लम्स जो थी वुमेन के से रिलेटेड, चाइल्ड केस से रिलेटेड, वो सारी चीजों के बारे में मेंशन किया हुआ है। प्रॉब्लम क्या क्या थी इंडियन सोसाइटी में उस टाइम पर? पहली चाइल्ड मैरिज, आज भी है कई जगह पर इंडिया के अंदर चाइल्ड मैरिज, बस सामने कहीं पर सामने आ जाती है, कहीं पर नहीं आती है। नेक्स्ट है पोलीगैमी, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ, ये प्रॉब्लम थी। थर्ड प्रॉब्लम थी प्रैक्टिस ऑफ सती। सती के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, अगर एक वुमेन है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उस वुमेन को भी जिंदा जला दिया जाएगा उसी के साथ। लिमिटेड राइट्स ऑफ वुमेन, वुमेन के ऊपर काफी रेस्ट्रिक्शन थी, प्रॉपर्टी से रेस्ट्रिक्शन थी, उनको दोबारा शादी नहीं करने दिया जाता था, जिनसे मन करता था उनसे उनकी शादी करवा दी जाती थी। वुमेन इलिटरेसी, उनको एजुकेशन का हक नहीं था, ये भी एक प्रॉब्लम थी। कास्ट हिरार्की थी, ब्राह्मण्स और क्षत्रिय को अपर कास्ट माना जाता था, शूद्रास की वैल्यू नहीं की जाती थी, उनको गलत समझा जाता था। इंडिया के अंदर अनटचेबिलिटी काफी ज्यादा थी। अपर कास्ट वाले जो थे, जहाँ से वो पानी पी रहे हैं वहां से लोअर कास्ट को पानी नहीं पीने देते थे, अपने साथ बिठाते नहीं थे, अपने साथ खिलाते नहीं थे, काफी चीजें थी। फिर है राजा राम मोहन राय और उनका ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन राय फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन जिसका नाम था ब्रह्म समाज, later known as Brahmo Samaj in Calcutta, was keen to spread the knowledge of Western education in the country and bring about great freedom and equality for women. He wrote about the way women were forced to bear the burden of domestic work, confined to the home and the kitchen, and not allowed to move out and become educated. फिर Rajaram was particularly moved by the problem widows faced in their lives. He began a campaign against the practice of sati. बाद में ये भी हुआ 1829 के अंदर सती को बैन कर दिया गया। उन्होंने ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट को भी, दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट, को भी ट्रांसलेट किया। फिर यहाँ पर ब्रह्मो समाज के बारे में मेंशन है, फॉर्म्ड इन 1830, prohibited all forms of idolatry and sacrifices, believed in Upanishad and forbade it, critically drew upon the idols of religion, especially of Hinduism and Christianity। फिर केशव चंद्र सेन के बारे में बताया, ये भी वन लीडर रहे ब्रह्मो समाज के, पर बाद में इन्होंने भी अपना अलग से समाज बना लिया और ब्रह्मो समाज के भी दो पार्ट्स बाद में चलकर हो गए, क्योंकि उसका रीजन माना जाता है कि केशव चंद्र सेन थे जो उनकी डॉटर थी, उनकी उन्होंने कम एज के अंदर शादी कर दी थी, तो वो चीज कंट्रारी हो गई, तो फिर इनको दोबारा से वहां पर ब्रह्मो समाज जो था वो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। अगर इसके बारे में आपको डिटेल देखनी है तो ऑलरेडी मेरी वीडियो है भी चैनल के ऊपर अवेलेबल, और दोबारा भी हम इस चीज को कवर अप करेंगे। फिर ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में दे रखा है, मेनली विडो रीमैरिज एक्ट था, उनके अंदर इनका बहुत ज्यादा लॉ था, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। 1856 के अंदर जो विडो रीमैरिज का एक्ट था वो पास हुआ।
उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है वर्सलिंगम पंथुलू के बारे में, इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई थी विडो मैरिज के लिए। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज के बारे में गिवन है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की फाउंडेशन की थी। उनके साथ ही एक आर्य समाज क्या था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको रिफॉर्म किया जाता था हिंदुज्म को। उसके अलावा ये मानते थे दयानंद सरस्वती कि हमें बैक टू वेदास जाना चाहिए, अपने हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन जो एंशियंट कल्चर था उसके ऊपर दोबारा से ध्यान देना चाहिए। फिर मेंशन है यहाँ पर मुमताज अली के बारे में। इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड्स इन नॉर्थ इंडिया वुमेन लर्न टू रीड द Quran in Arabic. They were taught by women who came home to teach. Some reformers such as Mumtaz Ali reinterpreted verses from the Quran to argue for women's education. The first Urdu novel began to written from the late 19th century. फिर यहाँ पर बेगम रुकैया शखावत हुसैन के बारे में दिया हुआ है। स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता के अंदर इन्होंने स्कूल स्टार्ट किया था। शी वॉज फियरलेस क्रिटिक ऑफ कंजर्वेटिव आइडियाज, आर्ग्यूइंग दैट रिलीजियस लीडर ऑफ एवरी फेथ accorded an inferior place to women. फिर यहाँ पर ताराबाई शिंदे के बारे में मेंशन है। अ वुमेन एजुकेटेड एट होम, खुद के घर में इन्होंने एजुकेशन ली। फिर उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड वुमेन, क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंस जो मेन और वुमेन के अंदर किया जाता था, आज भी किया जाता है नो डाउट। पंडित रमाबाई के बारे में मेंशन है। ग्रेट स्कॉलर थी संस्कृत की। फेल्ट दैट हिंदुइज्म वाज ऑप्रेसिव टुवर्ड्स वुमेन, wrote a book about the miserable lives of upper caste Hindu women की क्या miserable life होती थी, उन सारी चीजों के बारे में लिखा। फिर घासीदास, सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वाज फाउंड बाय घासीदास who worked among the leather workers and organized a movement to improve the social status. फिर हरिदास ठाकुर worked among Chandala cultivators, questioned Brahminical texts that supported the caste system. फिर श्री नारायण गुरु के बारे में मेंशन है। According to him, all humankind belong to the same caste. और इनकी फेमस स्टेटमेंट रही है ओरु जातु ओरु मातुम ओरु दैवम मनुष्यनु, वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। फिर ज्योतिबा फुले के बारे में मेंशन है। इन्होंने भी जो कास्ट सिस्टम से रिलेटेड ही बात की, कास्ट सिस्टम को टारगेट किया क्योंकि ये खुद भी मतलब लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, इन्होंने खुद भी काफी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था, तो उसके बारे में इन्होंने बात की। इन्होंने सत्य शोधक समाज की भी स्टार्टिंग की, साथ में इन्होंने एक बुक लिखी बहुत फेमस जिसका नाम था गुलाम गिरी। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर के बारे में मेंशन है। ये मेहर फैमिली से बिलोंग करते थे, इन्होंने बहुत सारा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अपने बचपन में फेस किया था। उसके बाद क्या हुआ कि स्कूल के अंदर इनको आउटसाइड द क्लासरूम बैठने की पनिशमेंट मिलती थी, इनको पानी पीने की परमिशन नहीं थी जहाँ से अपर कास्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर स्कूलिंग को फिनिश करने के बाद क्या हुआ, उनको फेलोशिप मिली यूएस के अंदर जाने की फॉर हायर स्टडी। ऑन हिज रिटर्न कब आए इंडिया वापस 1990, ही रोट एक्सटेंसिवली अबाउट किसके बारे में, अपर कास्ट पावर के बारे में। 1927 के अंदर अंबेडकर स्टार्टेड अ टेंपल एंट्री मूवमेंट इन विच हिज महार कास्ट फॉलोअर्स पार्टिसिपेटेड। ब्राह्मण प्रीस्ट वर आउटरेज्ड व्हेन द दलित यूज्ड वाटर फ्रॉम द टेंपल टैंक। उसके बाद अंबेडकर लेड 3 सच मूवमेंट्स फॉर टेंपल एंट्री बिटवीन 1927 से लेकर 35 तक, और हिज एम क्या था कि कास्ट प्रिजुडाइज जो सोसाइटी के अंदर खत्म हो। फिर ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी बोला जाता है, इस बार क्वेश्चन पेपर में आया भी हुआ था, और इन्होंने भी स्टडी किया संस्कृत स्क्रिप्चर को, बाद में मेंबर बने कांग्रेस के, बाद में इन्होंने कांग्रेस को भी इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो थी उसकी भी स्टार्टिंग की। अभी प्रीलिम्स के अंदर पूछा हुआ था ये, प्रीलिम्स यूपीएससी 2025 लास्ट, मतलब मैंने जो सेट देखा था उसमें लास्ट में क्वेश्चन था। He argued that untouchables were the true upholders of an original Tamil and Dravidian culture. He felt that all religion authorities saw social division and equality as a God given. सारी चीजों के बारे में इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया। फिर डोरोजियन यंग बंगाल हेनरी, इन ये क्या थे, टीचर थे हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अंदर। इनके रेडिकल आइडियाज थे, इनको एज अ रेफर किया जाता है यंग बंगाल मूवमेंट। हिज स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने अटैक किया था ट्रेडिशन और कस्टम के ऊपर, डिमांड की थी वुमेन एजुकेशन की, और साथ में इन्होंने फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की बात की। फिर रामकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद, अब नेम्ड आफ्टर रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे, रामकृष्ण मिशन की स्टार्टिंग उन्होंने की। साथ में उनको फेमसली, उनका पहले ओरिजिनल नेम क्या था, नरेंद्रनाथ दत्ता नाम था। वो मेनली फेमस किस वजह से, बिकॉज ही पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट
शिकागो इन 1893। फिर है प्रथन्ना समाज, इस्टेब्लिश हुआ 1867 के अंदर बॉम्बे। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या किया, इट्स रिलीजियस मीटिंग ड्रू अपॉन हिंदू, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन टेक्स्ट। फिर वेदा समाज के बारे में दे रहा हुआ है, इस्टेब्लिश इन मद्रास इन 1864। द वेदा समाज वाज इंस्पायर्ड बाय द ब्रह्मो समाज। इट वर्क टू अबॉलिश कास्ट डिस्टिंक्शन एंड प्रमोट विडो रीमैरिज एंड वुमेन एजुकेशन। फिर शहीद अहमद खान और अलीगढ़ मूवमेंट, इसको किसने फाउंड किया था, सैयद अहमद खान ने 1875 के अंदर एट अलीगढ़। लेटर इसी को बोला गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। फिर सिंह सभा मूवमेंट, जो रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन थी सिख की, उन्होंने इस सभा मूवमेंट को स्टार्ट किया था। फिर यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स गिवन है। रश सुंदरी देवी, शी वाज अ बंगाली वुमन थी हु आइडेंटिफाइड एज द डॉटर ऑफ फर्स्ट फुल फ्लैश्ड ऑटोबायोग्राफी इन मॉडर्न बंगाली लिटरेचर। तो इस तरीके से एक बार आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट को गो थ्रू कर लेना है। फिर आपका चाइल्ड मेट रेस्ट्रेन एक्ट 1929। फिर बॉम्बे के अंदर द परमहंस मंडली वाज फाउंडेड इन 1840 टू वर्क फॉर द एबोलिशन ऑफ कास्ट। कई बार ये चीजें होती हैं आपकी क्रोनोलॉजी के अंदर हेल्प करती हैं। खालसा कॉलेज अमृतसर एस्टेब्लिश इन 1892 बाय द लीडर्स ऑफ द सिंह सभा मूवमेंट। नेक्स्ट चैप्टर है आपका द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947। हमने काफी सारे मूवमेंट्स को देखा, अलग अलग मूवमेंट हुए। डिससेटिस्फेक्शन विद ब्रिटिश रूल, काफी ऐसी चीजें थी ब्रिटिश रूल के अंदर जिनसे लेकर लोग खुश नहीं थे, जिसमें से एक था आपका आर्म्स एक्ट 1878। आर्म्स एक्ट वाज पास्ड इन 1878 डिसअलोइंग इंडियंस फ्रॉम पोजेसिंग आर्म्स, पहला। दूसरा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878 का, इससे भी लोग खुश नहीं थे। फिर आपका इलबर्ट बिल आया था 1883 के अंदर, देयर वाज अ फ्यूरोर ओवर द अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द इलबर्ट बिल, इससे भी लोग खुश नहीं थे। तो ये सारी चीजें थी कि काफी ऐसी चीजें थी कि कोई भी जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट से खुश नहीं था। फिर यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बता रखा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश हुई 1885 में व्हेन 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री मीट एट बॉम्बे इन दिसंबर 1885। अर्ली लीडरशिप कांग्रेस की किन के हाथों में थी, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुंदरनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर, ये अर्ली लीडर्स थे किसके, कांग्रेस के। और जो एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे एओ हुम, उनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर है। फिर हम दे रखा है यहाँ पर मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस। अब मॉडरेट फेज कांग्रेस का नियर अबाउट रहा था 1905 से 1885 से लेकर 1905 तक हम कहते हैं मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस। तो मॉडरेट फेज क्या था, मॉडरेट्स कौन थे, वो लीडर्स जो लड़ाई के अंदर, वॉर्स के अंदर बिलीव नहीं रखते थे, जो बिलीव करते थे कि हम गवर्नमेंट को लेटर्स लिखेंगे, हम अपनी आवाज उठाएंगे, हम एक अच्छा मैनर जो होता है उसको यूज करेंगे और उनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर एक बार आप इस सारी चीजों को यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हो। फिर रेडिकल फेज ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, कांग्रेस के बारे में बताया, जिसमें हम फेमसली कहते हैं लाल बाल पाल, जिसके अंदर है बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। नियर अबाउट 1905 से 1915 तक सारी चीजें इन्होंने ही हैंडल की। बीच में बाल गंगाधर तिलक, इनको जेल भी हुई। 1915 के बाद चीजें चेंज हो गई थी क्योंकि गांधी जी जो थे इंडिया आ चुके थे और फिर उन्होंने भी इंटरफेयर करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर तिलक जी का एक स्लोगन दिया हुआ है, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। उसके बाद यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में मेंशन है 1905 में, जब इंडिया के वॉइसरॉय थे कर्जन, उन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया था। एट दैट टाइम जो था बंगाल बिगेस्ट प्रोविंस थी ब्रिटिश इंडिया की, जिसके अंदर बिहार और उड़ीसा का पार्ट इंक्लूड था। तो इन 1905 की काफी ट्रेजिक मूवमेंट थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि उस टाइम पर स्वदेशी मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई। ड्यू टू पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था, स्वदेशी मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई, जिसके अंदर मूवमेंट के अंदर क्या है, नाम से पता चला स्वदेशी की, बाहर की चीजों को त्याग करो और इंडिया की खुद के देश की चीजों को ट्राई करो। फिर 1906 के अंदर मुस्लिम लीग जो थी वो भी इस्टेब्लिश हो चुकी थी। मुस्लिम लीग के इस्टेब्लिश होने से भी चीजें जो थी वो चेंज होना स्टार्ट हो गया था। फिर 1907 में क्या हुआ, पहला स्प्लिट हुआ कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। बाद में लखनऊ पैक्ट 1916 के अंदर, दोबारा लखनऊ के अंदर 1916 में, इतने साल बाद क्या हुआ, कांग्रेस दोबारा से रीयूनाइट हो गई। फिर ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म दे रखा है, एक बार स्टडी कर सकते हो इसके अंदर, वही है 1919 में कुछ इंसिडेंट हुए
वर्ल्ड वॉर जो था वो खत्म हो चुका था। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो तुर्की से खलीफेट थे उनको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया ब्रिटिश ने, जो वर्ल्ड वॉर 1 जीते थे उन कंट्रीज ने, जिसकी वजह से मुस्लिम्स जो थे इंडिया के वो नाराज थे, तो उन्होंने चीज़ों को प्रोटेस्ट के अंदर वो लेकर आए। उसके बाद यहाँ पर मेंशन है एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1915 के अंदर इंडिया आ गए थे साउथ अफ्रीका से। कुछ टाइम तक वो इंडिया के अंदर घूमे, उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी। उसके बाद उन्होंने चंपारण के अंदर 1917 के अंदर बैटल किया, फिर खेड़ा के अंदर 1918 अंदर, फिर अहमदाबाद के अंदर 1918 में कुछ छोटे छोटे मूवमेंट उन्होंने चलाए जिनके अंदर उन्होंने पीजेंट्स वगैरह की हेल्प की। उसके बाद आता है रोलेट सत्याग्रह। गांधी जी ने बोला कि हमें रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करना चाहिए। रोलेट एक्ट क्या था कि अगर आप मतलब इट्स जस्ट टाइप ऑफ अ मार्शल लॉ कि आप किसी को भी बिना वजह के जेल में डाल देते हो, उन सारी चीजों के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने क्या किया, यहाँ पर अपना पहला जो वॉर था वो स्टार्ट किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए उस टाइम पर, जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ 13 अप्रैल को, वो चीज सही नहीं रही। फिर खिलाफत एजिटेशन स्टार्ट हो गया, क्यों, क्योंकि जो तुर्की के खलीफा थे उनको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। अब इसी चीज का फायदा जो था उस टाइम पर खिलाफत मूवमेंट के अंदर दो मेन लीडर थे, शौकत अली, मोहम्मद अली। इसी चीज का फायदा महात्मा गांधी ने उठाया, उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की भी स्टार्टिंग की और साथ में उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को यहाँ पर यूनाइट भी किया। और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या है कि ब्रिटिश के साथ कॉपरेट मत करो, इसीलिए जो CR दास, राजगोपालचारी, असफ अली जैसे लीडर्स ने क्या किया, अपनी वो लॉयर्स थे सभी, इन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस को बंद कर दिया, जो ब्रिटिश से टाइटल्स मिले हुए थे उन चीज़ों को सरेंडर कर दिया गया। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें इंडिया के अंदर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के टाइम पर हुई। बट फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को ही गांधी जी ने वापस ले लिया, क्योंकि उस टाइम पर एक चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने क्या किया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। क्योंकि चोरा चोरी इंसिडेंट के अंदर काफी सारे पुलिस जो निर्दोष थे उनकी डेथ हो गई थी। फिर मेजर इवेंट 1920s के क्या रहे, कंस्ट्रक्टिव वर्क फेज रहा। कांग्रेस मेजरली उस टाइम पर पीक पर थी अपने काम के। स्वराजिस्ट के बारे में बताया गया। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने एक नई पार्टी को स्टार्ट किया था उस टाइम पर, स्वराजिस्ट पार्टी 1923 में स्टार्ट किया था। 1923 में स्टार्ट किया, बट फिर क्या हुआ 1925 में क्या हुआ, CR दास की डेथ हो गई, तो वो चीजें वहीं पर फिर स्टॉप हो गई और फिर वापस से जो स्वराज पार्टी के लीडर्स थे वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए। फिर यहाँ पर रिवॉल्यूशनरी फेज मेंशन है। रिवॉल्यूशनरी फेज हम किसको कहते हैं, जो मेनली आपका भगत सिंह, चंद्र शेखर आजाद, सुखदेव, इनका जो रूल था, जो कि मतलब वॉर में और हमले में इन सारी चीजों में बिलीव रखते थे। और फॉर दिस ही पर्पस दे फाउंड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इन 1928 एट फिरोज शाह कोट लाइन, दिल्ली। 1928 के अंदर ही भगत सिंह, आजाद एंड राजगुरु को उन्होंने असैसिनेट किया था, मारा था किसको, सॉन्डर्स को, अ पुलिस ऑफिसर हु वाज इन्वॉल्व्ड इन द लाठी चार्ज, जिस लाठी चार्ज की वजह से लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी। ऑन 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और BK दत्त ने क्या किया था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बॉम्ब फेंक दिया था। और यहाँ पर उन्होंने साथ में ये भी बोला कि उनका एम किसी को मारना नहीं था इस बॉम्ब अटैक से, उनका सिर्फ एक एम था, टू मेक द डेफ हियर। ये किसके लिए यूज किया उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, कि उसके ऊपर बाद में उनको फांसी की सजा मिल गई। अब लाला, हमने यहाँ पर देखा कि उन्होंने सॉन्डर्स को मारा क्योंकि सॉन्डर्स की वजह से लाठीचार्ज के अंदर लाला लाजपत राय की डेथ हुई। अब वो लाठीचार्ज हुआ कब, साइमन कमीशन के टाइम पर। 1927 के अंदर इंडिया के अंदर एक कमीशन आया, साइमन कमीशन, ठीक है। अब उस कमीशन की दिक्कत ये थी कि वो इंडिया से रिलेटेड डिसीजन लेने वाला था, वो कमीशन इंडिया से रिलेटेड रिपोर्ट सेंड करता, बट उसके अंदर 10 मेंबर थे, 10 के 10 ब्रिटिश थे, यूरोपियंस थे, इंडियंस एक भी नहीं थे। इसीलिए उस चीज का प्रोटेस्ट चल रहा था कि साइमन गो बैक, जिसके अंदर लाठीचार्ज के अंदर लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। फिर यहाँ पर पूर्ण स्वराज गोल के बारे में बताया गया कि 1929 के अंदर एक लाहौर सेशन हुआ, जब डिसाइड किया गया 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, फुल इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। इसीलिए आपका जब कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ उसको लागू भी कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। फिर यहाँ पर महात्मा गांधी के दांडी मार्च के बारे में मेंशन है, कैसे उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। एक बार रीडिंग कर सकते हो, पर यहाँ पर बहुत कम इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आपको यहाँ पर आप बेटर है कि आप अपनी जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स पर मूव करोगे वहीं से करो। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जिनसे कि काफी मेजर चेंजेस आए। उसके बाद इलेक्शंस हुए इंडिया के अंदर, जिसके अंदर कांग्रेस ने भी सीट्स जीती और साथ में कुछ सीटें मुस्लिम लीग को मिली, कुछ सीटें सिख कम्युनिटी को भी मिली। फिर यहाँ पर
सुभाष चंद्र बोस और आईएनए के बारे में यहाँ पर फिर मेंशन है। तो एक बार आप उसको रीडिंग करना है, उससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग पता चलेगा, बट लैंग्वेज इतनी ईजी है कि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई, यहाँ पर महात्मा गांधी ने स्लोगन दिया डू और डाई के लिए। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से हिस्ट्री के अंदर सारी चीज़ें प्रोसीड की गई। फिर दे रखा है टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। 1940 के अंदर मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन मांगा था कि उनको पार्टीशन चाहिए, उनको अलग से चीज़ें चाहिए। उनको पहले सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, बट वो उन चीज़ों से, वो उनकी लिमिट थी, उनको इससे ज़्यादा उस टाइम पर चाहिए था। तो उसकी वजह से धीरे धीरे कर चीज़ें जो थी पार्टीशन की तरफ मूव कर गई। फिर लास्ट में आपका बीच में आपका क्रिप्स मिशन आया जो फेल हो गया इंडिया के अंदर। फिर आपका कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के आने के बाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली की स्टैब्लिशमेंट हुई, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट किया, और फिर बाद में चलकर 1949 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया और बाद में इंडिया के अंदर लागू हो गया। डायरेक्ट एक्शन डे। आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन, द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन मास एजिटेशन फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड। तो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की तरह अनाउंस किया गया, और ऑन दिस डे जो रायत से जो लड़ाइयाँ थी वो कलकत्ता के अंदर शुरू हो गई और इस तरीके से पूरे इंडिया के अंदर फैल गई। इसी तरीके से 1947 में हमें फ्रीडम तो मिली, बट एट व्हाट कॉस्ट? कॉस्ट थी पार्टीशन, जिससे कि एक नई कंट्री बनी पाकिस्तान, और वो पाकिस्तानी हमें जीने नहीं देता, हमें परेशान करता रहता है। बट एक्चुअल में देखोगे द रीजन इज नॉट पाकिस्तान, द रीजन इज चाइना। बट फिर भी हम चाइना से ज्यादा पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ, बदरुद्दीन तैयबजी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन 1887, उसके बारे में दिया हुआ है। फिर यहाँ पर दादा भाई नौरोजी की एक बुक है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसके बारे में मेंशन है। दिन शॉ वाचा एक मॉडरेट लीडर थे कांग्रेस के। केसरी एक मराठी न्यूज़पेपर था, जो किस कौन एडिट करते थे? बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय थे, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन किया हुआ। इस तरीके से एक बार आप यहाँ पर गो थ्रो कर सकते हो। चित्तरंजन दास थे, मेजर फिगर रहे और एक्टिव रहे कहाँ पर? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के टाइम पर। तो इस तरीके से सभी यहाँ पर मेंशन किए गए। सरोजनी नायडू के बारे में बोला गया है, वीर लखन नायक के बारे में, बाजी मोहम्मद। तो सभी के बारे में आपको देखना है मेजर मेजर इन्होंने क्या किया था। मौलाना आजाद है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी हैं, जिनको ग्रैंडफादर भी बोला जाता है इंडिया का। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ा मेंशन है, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में मेंशन है, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। इन सभी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गिवन है, वो बिलोंग क्या करते थे क्या नहीं, कहाँ पार्टिसिपेट किया, एक बार आपको गो थ्रू करना है और दैट्स ऑल, उससे ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है। लास्ट चैप्टर है हमारा आज का, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ऑब्वियसली इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे थे? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लिखा जा रहा था, उसको लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीजों को ऐड ऑन किया गया। क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन किया, क्या नहीं किया, वो हम बात पॉलिटी के अंदर करेंगे। और इवन मैंने 11th क्लास की पॉलिटी की जो एनसीईआरटी उसको पहले करवाया है इससे 8th क्लास की हिस्ट्री के एनसीईआरटी से। तो आप अगर उस वीडियो को देखोगे तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा जो जो यहाँ पर चीजें मेंशन है। यहाँ पर वो सारी चीजें मेंशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गिवन है। बी आर अम्बेडकर का क्या रोल रहा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, पहले प्रोविंसेस होती थी, प्रिंसली स्टेट होते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, पहले लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बेसिस पर आंध्र प्रदेश को बनाया गया। क्यों? क्योंकि पोटी श्रीमामुल्लू एक आंध्र प्रदेश के लीडर थे, ये फास्ट के ऊपर थे और फास्ट करते करते इनकी डेथ हो गई। इसलिए फिर क्या हुआ, आंध्र प्रदेश एक नई स्टेट बना दिया गया। उसके बाद पूरी कंट्री के अंदर इस चीज की डिमांड अराइज हुई, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को सेटअप किया। उसके बाद 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बने इंडिया के अंदर। पर बाद में चीजें लैंग्वेजों के अकॉर्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से चीजें अलग होती चली गई, जैसे मुंबई और महाराष्ट्र और गुजरात अलग हो गए, वो सारी चीजें। फिर यहाँ पर मेंशन है प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, जो आपके 5 ईयर प्लान्स थे उनके बारे में यहाँ पर मेंशन है। प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ 1950 के अंदर, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की हुई है। फिर है द सर्च फॉर एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। यहाँ पर इंडिया ने कौन सी फॉरेन पॉलिसी को अपना? इंडिया को लगा उनको नाटो की तरफ भी नहीं जाना चाहिए, इंडिया को लगा उनको यूएसएसआर को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और इंडिया ने फिर पॉलिसी अपनाई नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी। ये इसके अंदर वो कंट्रीज इंक्लूड थी जो किसी भी साइड से वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। फिर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, इनको एक बार आप जो है गो थ्रो कर सकते हो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। डाउट हो, प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मेरा मेंस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं।
आप चाहें तो आप मुझसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये वीडियो की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।